हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 की हमारी न्यू एनसीईआरटी की बुक है सोशल साइंस की। हमारी बुक का नेम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, जिसका हम आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नेम है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। जियोग्राफिकल क्या होता है? भौगोलिक, जिसको हम हिंदी में भौगोलिक कहते हैं। यानी कि जो हमारे देश के अंदर अलग अलग तरह के मौसम हैं, अलग अलग तरह के पहाड़ हैं, अलग अलग तरह की जो नदियाँ हैं, यहाँ पे जो समुद्र हैं, महासागर हैं, यहाँ पे जो ओशियंस हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। यही जो है हमारी इंडिया की जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, और यही जो है हमारे इंडिया को बाकी कंट्री से जो है वो अलग करता है। टू अस बाय इट्स वेरी जियोग्राफी द कंट्री इंडिया अपीयर्स टू बी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। क्वाइट डिस्टिंक्ट मतलब अलग करता है। यही चीज़ें जो है हमारे इंडिया के अंदर ये जो हमारी इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है जियोग्राफिकल, यही हमें जो है बाकी कंट्रियों से अलग करती है। एंड दैट इट सेल्फ गिव्स इट अ सर्टन नेशनल करेक्टर। और क्या देती है हमारी इंडिया जो है, क्या है, इसको एक नेशनल करेक्टर देता है। देखो, अगर आप किसी और कंट्री की बात करोगे ना, तो आपको किसी भी कंट्री में आपको इतनी सारी चीज़ें, इतनी डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी जितनी आपको इंडिया में देखने को मिलती है। तो यही क्या है, इसका नेशनल करेक्टर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे कर्नाटका के जोग फॉल की बात हो रही है, जहाँ पे आप यहाँ पे अगर आप देख, आपको यहाँ पर ये प्लेट्यू दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा वाटरफॉल है। यहाँ पे लिखा हुआ है जोग फॉल इज़ अ कर्नाटका, नोटिस द प्लेट्यू एंड द वाटरफॉल, द पावर ऑफ द वाटरफॉल इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब जितनी तेज़ी से, जितने फ्लो से ये पानी नीचे गिर रहा है ना, उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है। कैसे? थ्रू स्पेशल टर्बाइंस का यूज़ करके जो है इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी कि पानी से बनने वाली बिजली, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने हमें ये जॉग फॉल दिखा के बताया कि किस तरीके से जो है इतनी तेज़ जो फ्लो आता है जब पानी का, तो उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। आगे हमें यहाँ पे 2 बिग क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो कि हम चैप्टर के एंड में, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी क्वेश्चन आंसर्स की, उसमें हम करेंगे। व्हाट आर सम की जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं वो क्या है, वो हम देखेंगे। हाउ डज़ इंडिया जियोग्राफिकल डाइवर्स इफेक्ट आवर लाइफ। और जो इंडिया में जियोग्राफिकल डाइवर्स है वो हमारे जीवनों पे क्या असर डालती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। In 1984, Rakesh Sharma, the first Indian astronaut to go into the space, spoke with them प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। जो उस समय पे जो इंदिरा गांधी थी 1984 में, जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो राकेश शर्मा जो हमारे फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में गए थे, तो इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि जो हमारा इंडिया है वो स्पेस से कैसा दिखता है। हाउ डज़ इंडिया लुक फ्रॉम द स्पेस। ही रिप्लाइड, राकेश शर्मा ने रिप्लाई किया, सारे जहाँ से अच्छा, मतलब कि पूरी दुनिया से अच्छा जो हमारा इंडिया दिखता है। और ये जो लाइंस ली गई हैं सारे जहाँ से अच्छा, ये एक पोएम है जहाँ से ली गई है, 20वीं सेंचुरी की पोएम है, आपने सुनी भी होगी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वहाँ से ये लाइंस ली गई हैं। उसके बाद देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ दिस बुक। वट आर यू एबल टू ऑब्जर्व। रिकॉल योर लेसन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू। अब हमें चैप्टर के लास्ट में एक मैप दे रखा है, अभी हम वो देखेंगे। तो उसके अंदर जितने भी हमें लैंड फॉर्म्स दे रखे हैं, माउंटेन्स दे रखे हैं, प्लेन्स दे रखे हैं, प्लेट्यू दे रखे हैं, ओशियंस दे रखे हैं, वो सब हम उसमें देखेंगे। विच लैंड फॉर्म कैन यू आइडेंटिफाई ऑन द मैप। कौन से लैंड फॉर्म को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। व्हाट डू डिफरेंट कलर्स ऑन द मैप मीन। अब कलर्स मैप के अंदर ना आपको अलग अलग कलर्स दिखाए गए हैं, तो वो क्या शो कर रहे हैं। तो पहले हम मैप देख लेते। तो ये देखिए मैप, यहाँ पे जो आप ब्राउन कलर देख रहे हैं, ये किसको शो कर रहा है, ये हमारे माउंटेन्स जो हैं, हमारे जो पहाड़ हैं, उनको शो कर रहा है। यहाँ पे जो लाइट एरिया देख रहे हैं, ये लाइट सा, यानी कि लाइट ग्रीन जो येलोइश में आ रहा है, जहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये हमारा प्लेन एरिया है। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं जो आपको ग्रीन दिख रहा है, ये हमारा प्लेट्यू एरिया है। और ये जो आप देख रहे हैं जो आपको ब्लू दिख रहा है, ये सारा, ये सब क्या है, हमारा ओशियन है, ठीक है। तो साथ में देखो, ये हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं। यहाँ पे हमारा आइलैंड दे रखा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब ये सारा जो ना अभी मैंने आपको जो बताया है, ये अभी थोड़ी देर बाद आगे जो हम समझेंगे उसमें फिर से दोबारा ये बताना है। तो अभी से आप समझ लो, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ये माउंटेन एरिया है, ये प्लेन एरिया है, ये प्लेट्यू एरिया है, ये ओशियन है, ये कोस्टल एरिया है, और ये हमारा आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। तो ये अलग अलग कलर हमें क्या शो कर रहे हैं, अलग अलग कलर से हमें पता चल रहा है कि कौन सा एरिया है, जो हम दूर से देख के ही बता सकते हैं। कलर अलग अलग होने की वजह से तो हमें ईजिली समझ में आ जाता है।
आगे हम देखते हैं, एज यू गो थ्रू दिस चैप्टर रिमेंबर टू रेफर पीरियोडिकली टू द फिजिकल मैप, यानी कि आपको जो ये इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर जो फिजिकल मैप दे रखा है ना, हमें वो बार बार यहाँ पे इसमें हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है ये फिजिकल मैप से जो है उसमें जितनी भी चीज़ें दिखाई गई हैं उसी को हम इसमें समझ रहे हैं। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया जो है हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, एंड द पार्ट ऑफ एशिया, और एशिया का एक पार्ट है। अलॉन्ग विद इट्स नेबर, इसके जो नेबर्स हैं कौन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार, ये क्या है इसके नेबर्स हैं। इट फॉर्म्स द रीजन नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट सिंस इट्स द पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। अब देखो सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, यहाँ पे देखो बात हो रही है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो जो हमारा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, उसके अंदर एक पार्ट है जिसके अंदर इंडिया भी है और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार, ये सब मिलके एक पार्ट है हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर। हमारे जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें एक पार्ट है जिसमें इंडिया भी है और ये सभी नेबरिंग कंट्री भी है, और ये सब मिलके हमारा एक सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। ठीक है, समझ आ गया। कॉन्टिनेंट के अंदर एक सब कॉन्टिनेंट, और उस सब कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया आता है और उसकी नेबरिंग कंट्रीज आती हैं। ऑफन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन वी रेफर टू 5 रीजन्स: द ग्रेट माउंटेन जोन, द प्लेन ऑफ द गंगा एंड द इंडस, द डेजर्ट रीजन, द सॉर्थर्न पेनिसुला एंड द आइलैंड्स। हम इन सब के बारे में ना इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल फ्लाई ओवर दीज जोन्स, प्रोवाइडिंग यू विद द बर्ड आई व्यू ऑफ दीज फीचर्स एंड ऑफरिंग ग्लिम्पसेस ऑफ what things look like in close-up at some of these places। देखो हम इसके बारे में माउंटेन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, प्लेन एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे, डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, सॉर्थर्न पेनिसुला है, आइलैंड्स हैं, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे, ऊपर से। फ्लाई ओवर दीज जोन, यानी कि हम इन सबको ऊपर से देखेंगे। जैसे बर्ड आई होती है ना, बर्ड आई मतलब जब पक्षी उड़ता है तो ऊपर से देखता है ना, तो ऐसे ही बर्ड आई व्यू, ये सारे हमारे फीचर्स हैं जिनकी झलक हम पास में से भी, व्हाट थिंग लुक लाइक इन क्लोजअप, और ये पास में से कैसे दिखते हैं, ये सब हम जो है इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू गो इनटू ऑल द डिटेल्स एट दिस स्टेज सिंस, अब इन सब के बारे में बहुत डिटेल में जाना तो मुश्किल है। एज़ यू विल सुन, जैसे कि आप जल्दी ही जानेंगे, जो इंडिया है बहुत बड़ा और बहुत डाइवर्स है, मतलब कि बहुत बड़ा है इंडिया और बहुत अलग अलग भी है, विविधता भी है इसके अंदर। The Himalayan mountain range stand as a natural barrier in the north, while the Thar Desert and the Arabian Sea mark its the western limits. To the south, the India Ocean, to the east of Bay of Bengal from the natural boundaries। अब यहाँ पे जो बताया गया ना, वो ये बताया गया है कि जो इंडिया है, इंडिया के जो है माउंटेन अगर हम देखें, जो हमारे हिमालय माउंटेन्स रेंज है, यानी कि जो हिमालय की चोटियाँ हैं, बहुत सारे ना जो हिमालय के वहाँ पर जितने भी माउंटेन रेंज हैं वहाँ पर, तो वो क्या काम कर रही है, एक नेचुरल बैरियर का काम कर रही हैं, जो कि हमें दुश्मनों से भी बचाती हैं और बहुत ठंडी हवाओं से भी जो हमें वो बचाते हैं। ठीक है, और थार डेजर्ट है, अरेबियन सी है जो कि वेस्टर्न में है, उसके साथ साउथ में अगर हम देखें तो इंडियन ओशियन है, और ईस्ट में अगर हम देखें तो बे ऑफ बंगाल, ये सब क्या है, हमारे इंडिया की नेचुरल बाउंड्रीज हैं। दीज जियोग्राफिकल फीचर्स क्रिएट अ सेपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द continent and have played a crucial role in shaping India's climate, culture and history। अब जितने भी हमने ये पढ़े हैं, ये जितने भी हमने ऊपर बाउंड्रीज पढ़ी हैं, बैरियर्स पढ़े हैं, इसके ऊपर हमने ये सब क्या कर रहे हैं, ये जो है एक भौगोलिक जियोग्राफिकल फीचर्स हैं जो कि क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं, किसके बीच में, इंडिया में, और जो रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है, यानी कि कॉन्टिनेंट का जो बाकी हिस्सा है उसके बीच में एक सेपरेशन जो है बनाते हैं। और हमारे इंडिया की जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसको एक शेप देने में एक ये बहुत ही क्रूशियल रोल, मतलब एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये निभाते हैं। ये सब माउंटेन, थार डेजर्ट, ये सब जो इंडियन ओशियंस हैं, बे ऑफ बंगाल में जो ये सब नेचुरल बाउंड्रीज़ हैं, तो ये क्या करती है, हमारे इंडिया की जो क्लाइमेट है, हमारी जो इंडिया का जो कल्चर है, जो हमारी इंडिया की हिस्ट्री है, उसको एक शेप देने में क्या करते हैं, एक क्रूशियल रोल यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। अब यहाँ पर हमें बोला कि डू यू रिकॉल योर लेसन ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का चैप्टर जब पढ़ा था। लुक एट द मैप, मैप में देखें, कैन यू रीड अप्रॉक्सीमेटली द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वेयर इंडिया लाइज, इंडिया कहाँ पे लाई करता है।
साथ में हमें ये भी देखना है कि इंडिया हैव अबव फीचर्स। देखो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया ना कि हमें फीचर्स दिखाने हैं फिजिकल मैप के अंदर, जो कि अभी हमने यहाँ पर भी जो है हमें जब बोला गया था तब भी जो है हमने क्या देखे थे, उसके फीचर्स देखे थे। ये सारे लैंड फॉर्म्स देखे थे ना, प्लेन, प्लेट्यू, ये सब देखा था। तो वही वाला क्वेश्चन ये फिर से आ गया। फिजिकल मैप में हमें फीचर्स देखने हैं, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। ये तो हम पहले कर चुके हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में देखें तो हमारा इंडिया जो है कहाँ पर जो है वो लाई करता है। देखो ये हमारे इंडिया का मैप है। अगर हम इधर से देखें तो यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा नीचे से, ये देखो यहाँ से, इधर से, तो यानी कि 10 डिग्री नॉर्थ से जो है नीचे से यहाँ से देखो तो ये हमारा हो सकता है 8 या 9 डिग्री, ठीक है, 9 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे आ गया 9 डिग्री नॉर्थ। और अगर हम यहाँ से देखें ऊपर से तो यहाँ पर हमारा ये यहाँ तक आएगा 38 या 39 डिग्री, ठीक है। यहाँ से देखें तो यहाँ से 68 डिग्री ईस्ट में पड़ेगा, और यहाँ से देखिए तो 98 डिग्री हमारा ये ईस्ट तक है। तो ये क्या है ये हमारे लॉन्गिट्यूड और ये हमारे लैटिट्यूड। आगे देखते हैं। लेट अस नाउ जर्नी टुगेदर फ्रॉम द हिमालय टू द आइलैंड इन इंडिया ओशियन एंड ऑनवर्ड्स टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। अब हम यहाँ पे हम क्या जर्नी करेंगे? लेट अस नाउ जर्नी टुगेदर, हिमालय, कहाँ से? हिमालय से लेके टू द आइलैंड ऑफ इंडियन ओशियन तक एंड ऑनवर्ड ऑफ ईस्ट ऑफ इंडिया तक। द डाइवर्स कलर्स ऑन द मैप ऑलरेडी गिव अस अ सेंस ऑफ जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। जो हमने मैप में अलग अलग कलर दिए देखे हैं वो हमें पहले से ही सेंस दे रखे हैं कि जियोग्राफिकली जो है वो डाइवर्सिटी है। Familiarize yourself with the legend on the map and the different color indicate the altitude। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना हिमालय के बारे में। यहाँ से हमारे अब अलग अलग टॉपिक्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। मेन चैप्टर हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। लुक एट द लेंथ ऑफ हिमालयन रेंज ऑन द मैप। अब मैप में अब हिमालयन रेंज देखिए कितना जो है उसकी हिमालयन रेंज है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो इसकी हिमालयन रेंज है, डेट आर द लेंथ ऑफ रेंज इज अबाउट 2500 किलोमीटर इसकी रेंज है, ठीक है। यहाँ से हमें ऊपर से सैटेलाइट के थ्रू जो हमें ऊपर ये हिमालय दिखा रखा है, ऊपर से हमें ये हमें सैटेलाइट के थ्रू जो है इसकी पिक्चर्स दिखा रखी हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है इट इज़ लाइक अ मैसिव वॉल, यानी कि ये एक बहुत ही एक मजबूत दीवार का जो है वो एक काम करता है। कौन काम करता है? हिमालय जो है एक बहुत ही विशाल दीवार का काम करता है, ठीक है। तो क्या हम हिमालय की जो एल्टीट्यूड्स हैं, जो उसकी हाइट है डिफरेंट पॉइंट्स पे, उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं? तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं। लेट्स रिमेंबर द हिमालयन सीम टू टच द स्काई। हिमालय ऐसा लगता है कि जैसे वो आसमान को छू रहा है, ऐसा हमें वो दिखता है। इनफैक्ट मैनी ऑफ इट्स पीक्स आर ओवर 8000 मीटर्स इन हाइट एंड और टुगेदर कॉल्ड द 8000ers। अब जो इसकी और जितनी भी पीक्स है, इसकी जितनी और चोटियाँ हैं, अगर हम उनको देखें तो उनकी ऊंचाई यहाँ पे कितनी बताई गई है? 8000 से भी ज़्यादा जो है उसकी ऊंचाई बताई गई है, और इन्हें एक साथ जो है 8000 कहा जाता है। दिस माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस अक्रॉस 6 कंट्री इन एशिया, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो जितनी भी माउंटेन रेंज हैं, जितनी भी ये पर्वत की जो श्रृंखलाएँ, जो माउंटेन रेंज हैं, एशिया के 6 देशों में फैली हुई हैं। वो देश कौन से हैं? इंडिया, नेपाल। इसकी जो माउंटेन रेंज है वो एशिया के 6 कंट्रीज़ में जो है फैली हुई है। उन कंट्रीज़ का नाम हमें यहाँ पर दे रखा है। इन सब कंट्रीज़ में माउंटेन रेंज जो है वो फैली हुई है। कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? क्या आप हाईएस्ट माउंटेन का नाम बता सकते हैं? क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट। आगे हम देखें। इन द समर द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट एंड फीड्स मेजर रिवर्स सच एज गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। गर्मियों के में जो पहाड़ों पे जमी बर्फ़ पिघलती है तो और गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी जो मेजर रिवर्स हैं उनमें जाके ये मिल जाती हैं। दीज रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड इंडस्ट्रीज यूज। और ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये हमें पानी देती हैं, किसके लिए? पीने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, और इंडस्ट्रीज यूज़ के लिए हमें पानी देती हैं। यही जो पानी जो माउंटेन में ऊपर जो स्नो जमती है वो बाद में मेल्ट हो जाती है, और उसी को हम फिर पीने के लिए और बाकी कामों में यूज़ करते हैं। कनेक्टिंग विद द लाइफ ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ पीपल। अब इसके साथ जो 100 ऑफ मिलियन पीपल की जो लाइफ है वो जुड़ी हुई है। करोड़ों लोगों का जीवन जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? माउंटेन के साथ। माउंटेन्स में तो बर्फ़ जमती है तभी तो पिघल के नीचे आती है और हम पानी को यूज़ करते हैं। तो कईयों का, हज़ारों का जीवन जो है, हज़ारों लाखों का जीवन इनसे जुड़ा हुआ है।
हैंस द हिमालय आर समटाइम्स कॉल्ड अ वाटर टॉवर ऑफ एशिया। अब कई बार जो है इसको क्या कहा जाता है, हिमालय को, इसलिए हिमालय को कभी कभी वाटर टॉवर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। द हिमालय आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मैनी कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम। अब जो हिमालय हैं वो और जितने भी कल्चर बिलीफ सिस्टम हैं लोगों के, जो अपने जो भी धर्म से जुड़े हुए हैं या अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वो भी उनके हिमालय के साथ एक बिलीफ सिस्टम है। द माउंटेन देमसेल्फ आर कंसिडर। अब जो हिमालय को ना बहुत पवित्र माना जाता है, पहाड़ों को खुद में ही जो पवित्र माना जाता है, वहाँ पे टेम्पल्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, हैव बीन बिल्ड विद इन देम, जो कि उसके पास ही बनी हुई हैं। बहुत सारे मठ बनाए गए हैं। अट्रैक्टिंग मॉन्क्स, जो कि मॉन्क्स को जो क्या करती है, मॉन्क्स को होते हैं भिक्षुक जो होते हैं, उनको अट्रैक्ट करती है। एंड स्पिरिचुअली सीकर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हु कम टू प्रे एंड मेडिटेट। अब कई दूर दूर से जो स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं, जो आत्मिक लोग जो होते हैं, वो बड़ी दूर दूर से यहाँ आते हैं, वो प्रेयर करते हैं और मेडिटेट करते हैं यहाँ पे। आगे दे रखा है यहाँ पे, डोंट मिस आउट द भगीरथी रिवर अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। जो यहाँ पे बताया गया, जो भगीरथी रिवर है वो गंगा की क्या है, एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, एक सहायक नदियाँ जो होती हैं ना, मेजर नदियों के साथ जो सहायक नदियाँ होती हैं उनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। तो भगीरथी रिवर क्या है, एक मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, फ्रॉम गोमुख। गोमुख मतलब गाय का मुँह, वहाँ से जो है, यहाँ पे कोई बना होगा जहाँ से वो निकलती है। ये गोमुख दे रखा है, ये है गोमुख। तो ये उसकी पिक्चर्स जो हैं यहाँ पर हमें दिखाई हुई हैं। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। इट इज़ द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। ये जो हमारी भगीरथी रिवर है, जो कि गंगा की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, गोमुख से निकलती है, और ये क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर के किनारा है। ये क्या है, ये गंगोत्री ग्लेशियर का किनारा है। और जो गंगोत्री ग्लेशियर है इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडियन हिमालय। गंगोत्री ग्लेशियर जो है इंडियन हिमालय की सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। इट इज़ कंसिडर द सैक्रेड एंड अट्रैक्ट्स मैनी पिलग्रिम्स। और ये बहुत पवित्र और माना जाता है, बहुत सारे पिलग्रिम्स यात्रियों को ये अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। कौन, गंगोत्री ग्लेशियर। गोमुख भी जो है वो एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, जहाँ पे लोग आके ट्रैकिंग करते हैं। नेक्स्ट टाइम यू विल सी गंगा, जब अगली बार जब आप गंगा को देखें तो ये सारी बातें आप उनको उसके बारे में याद कर लें। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं कि जो हिमालय है वो कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पे हमें एक इसकी पिक्चर भी दे रखी है, इसको भी हम समझेंगे। अ लॉन्ग टाइम अगो इंडिया वॉज पार्ट ऑफ अ मच बिगर लैंडमार्क्स कॉल्ड गोंडवाना। यहाँ पे लिखा है कि बहुत समय पहले जो है इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ मच बिगर लैंड, एक बहुत बड़े लैंडमास का हिस्सा था जिसका नाम था गोंडवाना। ठीक है, एक बहुत बड़ा लैंडमास था जिसका नाम गोंडवाना था और इंडिया उसका एक पार्ट था। वेयर इट्स नेबर वॉज अफ्रीका। यहाँ पे जो गोंडवाना का जो नेबर था वो कौन था, अफ्रीका था। एट सम पॉइंट इट्स ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्ट इन मूविंग नॉर्थ। अब इसका जो कुछ हिस्सा वो टूट गया और वो किस तरफ जाने लगा, वो धीरे धीरे जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा। अबाउट 550 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 50 मिलियन साल पहले के बताया गया, इट रीच द लैंडमास ऑफ यूरेशिया एंड कोलिडेड विद इट एज इंडिया पुश अगेंस्ट। अब देखो यहाँ पे ये बोला गया कि यहाँ पे था पहले इंडिया। ठीक है, ये इंडिया लैंडमास देखो, ये है 71 मिलियन ईयर अगो। यहाँ पर था हमारा जो इंडिया, वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे पुश हो रहा था। वो धीरे धीरे मतलब काफ़ी टाइम लग गया, करते करते वो यहाँ पे करते ऊपर जो है वो यहाँ पे, यानी कि जो यूरेशिया था, यूरेशियन, उससे आके वो यहाँ पे यूरेशियन है, यहाँ पे आके उससे टकरा गया, ऐसे टकरा गया। ठीक है, जब वो टकराया तो उसके बीच का जो एरिया था वो ऊपर की तरफ उठ गया। ठीक है, यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि माउंटेन्स जो हिमालय है वो कैसे बनते हैं। तो जो हमारे हिमालय हैं वो जो हमारा इंडिया धीरे धीरे ऊपर की तरफ, यहाँ पे नॉर्थ की तरफ जब वो धीरे धीरे मूव हो रहा था तो वो यूरेशिया में जाके यहाँ से टकराया और जो उसके बीच की जो भूमि थी, जो बीच की लैंड थी, वो ऊपर की तरफ उठ गई। जैसे अगर हम किसी कारपेट में देखें, इन्होंने हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर हम किसी कारपेट में देखें, उस कारपेट को जब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
जस्ट लाइक हाउ अ कारपेट रिंकल्स व्हेन यू पुश इट। जब आप उसको पुश करते हो तो उसके बीच में रिंकल्स आ जाते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे भी हमें पिक्चर में दे रखा, जब ये यहाँ से देखो, ये इधर से ऐसे ये पुश हो रहा है, ऐसे ये पुश हो रहा है, तो ये जो ये आप लेयर्स देख रहे हो, ये क्या हो रही हैं, ये उठ रही हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से ये पुश हो रहा है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ उठ रही हैं। तो ऐसे ही जो है हमारे हिमालयाज़ बने। यूरेशिया द लैंड बिटवीन दैम क्रम्बल्ड एंड रोज अप। अब यूरेशिया के जो बीच की ज़मीन थी वो क्रम्बल्ड हो गई और ऊपर की तरफ उठ गई, ठीक है, जैसे कि कारपेट में होता है। दैट्स हाउ द माइटी हिमालयंस माउंटेन वर फाउंड। इस तरीके से क्या बने, हमारे हिमालयंस जो हैं वो बने। अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे। आज भी जो है इंडिया अभी भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, वेरी स्लोली, बहुत स्लोली, अबाउट 5 सेंटीमीटर ईच ईयर। पूरे साल में 5 सेंटीमीटर जो है वो अभी भी पुश हो रहा है एशिया, पुशिंग इनटू एशिया, विच इज़ मच स्लोअर, जो कि बहुत ही स्लो है, देन द रेट एट विच योर हेयर ग्रो, मतलब कि आँख के जो बाल ग्रो होते हैं ना उससे भी कम। दिस मीन्स द हिमालय आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर। इसका मतलब जो है हिमालय जो है अभी भी धीरे धीरे टॉल हो रहा है, जस्ट अ टाइनी बिट, बहुत कम, हर साल जो है अभी भी वो टॉल हो रहा है, क्योंकि जब वो पुश हो रहा है तो वो हल्का हल्का ऊपर की तरफ अभी भी उठ रहा है, लेकिन वो बहुत ही कम है, अबाउट 5 मिलीमीटर, बहुत ही कम, धीरे धीरे ऊपर की तरफ वो हिमालय अभी भी ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि हिमालय का जो मतलब है वो 2 कॉम्बिनेशन से संस्कृत वर्ड से बना है। हिमा, हिमा का मतलब होता है स्नो यानी कि हिम, और आल्य होता है रहने की जगह। तो ये इसका मतलब हो गया बर्फ़ के रहने की जगह, यानी कि हिम के रहने की जगह, हिम आल्य, आल्य मतलब होता है घर। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे 3 कैटेगराइज्ड भी किया गया हिमालय को। पहला हिमाद्री, दूसरा हिमाचल, तीसरा है शिवालिक। तो सबसे पहले हिमाद्री को देखें तो ये ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट रग पार्ट ऑफ द रेंज। मतलब ये बहुत ही ऊंचाई पे है और इनका जो है बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है। फ्रॉम द टूवर्निंग पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियां हैं। अगर हम हिमाद्री की बात करें तो ये बहुत सबसे ऊंचा और सबसे ऊबड़ खाबड़ हिस्सा है, जहां माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियां हैं, ठीक है, ऊंची पीक्स हैं। दिस रीजन रिमेन स्नो कवर्ड, और ये जो है सारा साल बर्फ़ से ही ढका रहता है। लाइफ हेयर इज़ टफ, यहाँ पे लाइफ बहुत ही मुश्किल है। एंड देर आर नॉट मैनी ह्यूमन सेटलमेंट, और यहाँ पे जो है कोई भी लोगों के रहने की जगह नहीं है, कोई भी मानव बस्तियाँ यहाँ पर नहीं हैं। हिमाचल अगर हम देखें तो हिमाचल ही हमारा वो है जो लोअर हिमालय है, यानी कि हिमालय से नीचे का हिस्सा, जहाँ पे लाई साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय हैड अ मोर मॉडरेट क्लाइमेट, जहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, लोग वहाँ पर रह सकते हैं। अगर आपने नैनीताल, दार्जिलिंग और शिमला या मसूरी कभी गए हैं तो ये सब हमारे हिमाचल में ही आते हैं। मसूरी हमारा उत्तराखंड में पड़ता है, शिमला हमारा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, नैनीताल भी हमारा उत्तराखंड में पड़ता है, दार्जिलिंग हमारा वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। शिवालिक देखें तो ये आउटर हिमालय, हिमालय के बाहर वाला, फ्रॉम द आउटर मोस्ट लोएस्ट रेंज आता है, और यहाँ पे जो है रोलिंग हिल्स हैं एंड डेंस फॉरेस्ट है, यानी कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या है, रोलिंग हिल्स है, और यानी कि निचली श्रृंखला मानी जाती है। और रोलिंग हिल्स का मतलब होता है लुढ़कती हुई पहाड़ियाँ और घने जंगल यहाँ पर है। डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगल हैं। दीज फुट हिल्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, और ये जो फुट हिल्स हैं यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है। सर्विंग एज ट्रांजिशन जोन बिटवीन द हिमालय एंड द गेंजेटिंग प्लेन्स, ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्थर्न प्लेन्स। इसको जो है क्या बोला जाता है, इसको नॉर्थर्न प्लेन्स भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, लेट्स एक्सप्लोर, कैन यू लोकेट द नेम ऑफ द स्टेट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हिमालय, टेक द हेल्प ऑफ बोथ फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप की आप हेल्प ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें हिमालयाज़ के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी कि कौन कौन से स्टेट्स में जो हैं वो हैं, उसका नाम हमें यहाँ पर बताना है। अगर आप मैप में जब देखोगे तो जहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, उत्तराखंड दिख रहा है, सिक्किम दिख रहा है, या अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, मणिपुर दिख रहा है, मेघालय, मिज़ोरम, ये सब जगहें जो हैं यहाँ पर क्या है, हिमालयाज़ डिफरेंट पार्ट्स हैं, है ना। ये सारे स्टेट्स के नाम मैंने आपको बताए हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे हिमालय के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आप ये मैप में देख सकते हैं। डोंट मिस आउट द ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड इन द वेस्टर्न हिमालय रीजन इज़ नोन एज द कथकुंजी और धाजी
दीवारी, स्टाइल ऑफ हाउसेज। अब इन घरों को क्या बोला गया, कतकुंजी हाउसेज, जो हिमाचल प्रदेश में बनाए जाते हैं, जो कि क्या है, ट्रेडिशनल हाउस हैं। एक अलग ही मेथड से, कंस्ट्रक्शन मेथड इन द वेस्टर्न हिमालय रीजन, कैसे बनाए जाते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल अवेलेबल स्टोन एंड द वुड इज़ यूज। इसके लिए स्टोन और वुड का यूज़ किया जाता है, विच नॉट ओनली कीप द हाउस वार्म, जो कि सिर्फ घर को गर्म नहीं रखता, बल्कि जो अर्थक्वेक आता है उससे भी, इसमें भी इस तरीके से बनाया जाता है कि जब अर्थक्वेक आए तो घर का ज़्यादा डैमेज जो है वो ना हो। इस तरीके से जो है वहाँ पर घर बनाए जाते हैं। अब आगे देखो, यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर जो है वाइड डाइवर्सिटी पाई जाती है फ्लोरा एंड फोना की। यहाँ पे देखो हमें कुछ पिक्चर्स भी दिखा रखी है फ्लोरा और फोना की। यहाँ पे देखो ये बर्ड्स हैं, यहाँ पे आप देखो ये, यहाँ पे भी हमें ये एनिमल दिखा रखा है, यहाँ पे हमें ये ब्यास नदी दिखा रखी है, यहाँ पे हमें फ्लावर्स दिखा रखे हैं, यहाँ पे वहाँ का खाना पीना दिखा रखा है। तो जो पहली पिक्चर है वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन ऑफ एरिया, सेकंड है हिमालय मोनल यानी कि हिमालय मेल। यहाँ पर सेकंड पिक्चर हम देखें तो ये जो बर्ड है ना, ये मेल है, इसका नाम है हिमालयन मोनल, जो कि मेल है। थर्ड पिक्चर है अ मोनास्ट्री इन लद्दाख, लद्दाख की मोनास्ट्री की यहाँ पे पिक्चर दिखा रखी है। फोर्थ है द ब्यास रिवर, यहाँ पर हमें ब्यास रिवर दिखा रखी है। और इसके साथ स्नो लेपर्ड दिखा रखा है। अ डिस्प्ले ऑफ प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट, यहाँ पे लोकल मार्केट दिखा रखी है। और यहाँ पे हम एक फ्लावर दिखा रखे हैं, जो फ्लावर्स दिखा रखे हैं ये हमारे किसके लिए यूज़ होते हैं, टाइप ऑफ शरबत इज़ मेड आउट ऑफ दिस फ्लावर, यानी कि इन फ्लावर से क्या बनते हैं, शरबत बनते हैं। तो आगे जो हमें यहाँ पे दे रखा है, अ वर्ल्ड हेरिटेज द साइट ऑफ UNESCO, the biodiversity of park is being preserved by the government as well as the village communities that live inside the park. अब हम यहाँ पे देखेंगे द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। द वर्ल्ड डेजर्ट इमिडिएटली इवॉक्स द इमेज ऑफ अ हॉट प्लेस। जब भी हम डेजर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या इमेज बनती है, एक हॉट प्लेस की, कि वो बड़ी गर्म जगह है। हाउएवर देयर आर ऑल्सो कोल्ड डेजर्ट, जबकि एक ठंडा जो डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट भी है। एंड वी हैव वन इन इंडिया, जो कि एक इंडिया में है, लद्दाख। लद्दाख क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। इज़ अ कोल्ड डेजर्ट वेयर विंटर टेम्परेचर ड्रॉप बिलो -30 डिग्री, वहाँ का जो विंटर में जो टेम्परेचर जाता है वो -30 डिग्री तक जाता है। देर इज़ अ वेरी लिटिल रेनफॉल, वहाँ पे बहुत कम जो है बारिश होती है। एंड द लैंडस्केप इज़ रग्ड, और वहाँ का जो लैंडस्केप है वो बड़ा ऊबड़ खाबड़ है, विद रॉकी ट्रेन, डीप वैली एंड लेक सच एज पेंगोंटोस। अब वहाँ की जो वहाँ चट्टानी इलाके, रॉकी ट्रेन्स मतलब ट्रेन का मतलब होता है यहाँ पे इलाके, रॉकी मतलब चट्टानी इलाके हैं, बहुत गहरी खाइयाँ हैं। एंड अ लेक, एक लेक है वहाँ पर, पेंगोंटोस, ठीक है, टॉस का मतलब होता है लेक। द ट्रेन हेयर रिसेंबल दैट ऑफ द मून, ट्रेन मतलब इलाके, वहाँ के जो इलाके हैं वो कैसे रिसेंबल करते हैं, मून के जैसे, इसलिए इसको मूनलैंड भी कहा जाता है। जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस ट्रेन। अब जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो ये सब जो ट्रेन है, ये इलाके हैं, वो कैसे बने। एज वी सॉ अर्लियर, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं ऊपर, बाय द फैक्ट एट द माउंटेन वर फोल्डेड व्हेन द इंडियन लैंडमास कोलाइडेड विद यूरेशिया, कि जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जब इंडिया जो है यूरेशिया से टकराया तो वहाँ की जो जगहें थी वो क्या हो गई थी, फोल्ड हो गई थी, ऊपर की तरफ उठ गई थी। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना। तो दिस फोल्डेड पोर्शन, जो ये फोल्डेड पोर्शन था, ये क्या था पहले, दिस फोल्डेड पोर्शन पार्ट ऑफ एन ओशियन। एंड ये जो पहले फोल्डेड पोर्शन था, जो फोल्ड हो गया पोर्शन, ये पहले ओशियन होता था, पार्ट ऑफ एन ओशियन। एंड सो द रॉक इन दिस एरिया, इसलिए इन जगहों की जो रॉक्स होती थी वो कैसे होती थी, देखो इन जगहों की जो रॉक्स थी आर मेड लार्जली ऑफ सैंड एंड क्ले, जो ज़्यादातर सैंड और क्ले से बनी होती थी। विंड एंड रेन हैव इरोटेड द माउंटेन इनटू द शेप्स यू सी इन द फोटोग्राफ। जैसे कि हम फोटोग्राफ में यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको माउंटेन की शेप दिख रही है, माउंटेन की शेप दिख रही है ना, तो ये कह रहे हैं जो ये शेप बनी है ना माउंटेन की, ऐसे ऐसे, ये कैसे बनी, जब तेज़ हवाएं चली और बारिश आई और इरोडेड, मतलब कि इरोशन जब यहाँ पे हुआ, सॉइल इरोजन जब हुआ यहाँ पे, जैसे ही मतलब जब तेज़ हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, तो सॉइल इरोजन होता है ना, तो ये सब इरोटेड हो गए और माउंटेन की इन्होंने शेप ले ली, जैसे कि हम ऊपर फोटोग्राफ में देख रहे हैं। डिस्पाइट द हार्श कंडीशन, इतनी ज़्यादा हार्श कंडीशन होने के बाद भी लद्दाख इज़ द होम ऑफ द यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक स्नो लेपर्ड,
अब ये वहाँ के बहुत सारे लोगों की एक घर है, किसका, वाइल्ड लाइफ का, जैसे कि स्नो लेपर्ड का, आइपेक्स का, तिब्बतियन एंटीलॉप्स का, इन सब का वो घर है, जबकि वहाँ के जो हार्श कंडीशन है। द लद्दाखी पीपल लीड अ सिंपल लाइफ, वहाँ के लोग बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। द रीज़न इज़ नॉन एज फॉर एंशियंट मोनेस्ट्रीज, वहाँ पे बहुत पुरानी मोनेस्ट्रीज हैं। कलरफुल फेस्टिवल्स वहाँ पे सच एज अ लोसर एंड द हेमिस फेस्टिवल, वहाँ पे जो उन्होंने बताया कि वहाँ पे कलरफुल फेस्टिवल हैं जिनके नाम इन्होंने लॉसर एंड हेमिस फेस्टिवल बताया है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे गैंगेटिक प्लेन्स। गैंगेटिक प्लेन्स मतलब जो गंगा का जो मैदान है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एज वी मूव साउथवर्ड फ्रॉम द हिमालयाज वी रीच द वास्ट एंड फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स। जब हम हिमालय से साउथ की तरफ यानी कि दक्षिण की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं? वी रीच द वास्ट, एक बहुत बड़े वास्ट और एक फर्टाइल उपजाऊ जो गंगा के मैदान हैं वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। These plains have been an important part of the history and civilization of India। ये जो जगह है ये हमारे इतिहास की और जो सिविलाइजेशन यानी कि जो हमारी सभ्यता है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये जो प्लेन्स है ना गैंगेटिक प्लेन्स, ये हमारी हिस्ट्री और सिविलाइजेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडिया में। These plains are nourished by mighty river originating from the Himalayas providing a vital lifeline water। अब ये जो मैदान हैं इन मैदानों को हिमालय से जो निकलने वाली बहुत ही माइटी रिवर मतलब बहुत शक्तिशाली नदियाँ जो है क्या करती है? नोराइश्ड करती है, मतलब उसको पोषित करती हैं। अब यहाँ से जो इन मैदानों से जो हिमालय से जो जितनी भी नदियाँ निकलती हैं तो उन नदियों को माइटी रिवर्स कहा गया, बहुत ही शक्तिशाली नदियाँ कहा गया जो हिमालय से निकलती हैं। और यही जो नदियाँ हैं वो क्या करती है? इन प्लेस को क्या करती है? नोराइश करती है, यानी कि उसको पोषित करती हैं। ठीक है, जो एक महत्वपूर्ण क्या देती है? एक जीवन रेखा हमें देती है। विटल लाइफलाइन मतलब हमें एक क्या प्रोवाइड कर रही है? हिमालय हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक जीवन रेखा जो हमें प्रोवाइड कर रहा है वो है पानी, वाटर। ठीक है, वहीं से आता है ना पानी, जो वहाँ के ग्लेशियर्स हैं मेल्ट होते हैं फिर वो पानी आता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। तो ये क्या दे रहे हैं? हमें जीवन दे रहे हैं। कौन? पानी। द गंगा, द इंडस, द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम along with their extensive network of tributaries enrich the soil with the minerals, making the regions highly fertile and ideal for agriculture। अब देखो ये जो नदियाँ जो ऊपर से आ रही, कौन कौन सी नदियों की बात हो रही है? यहाँ पे गंगा की बात हो रही है, सिंधु, इंडस मतलब सिंधु की बात हो रही है, ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियाँ हैं और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, ये जो सारा नेटवर्क है, इनसे क्या आता है? इनसे जो है वो मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, और इससे जब मिनरल्स आते हैं, जब पानी आता है तो अपने साथ क्या लेके आता है? मिनरल्स लेके आता है, और जितनी भी जगहें हैं उसको हाईली फर्टाइल कर देता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वो ऐसी मिट्टी बना देता है कि जहाँ पे आप बहुत अच्छा एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बहुत उपजाऊ मिट्टी वहाँ की बन जाती है जहाँ पे आप अच्छे से कृषि कर सकते हैं। ठीक है, जब ये नदियाँ जो हैं और जो सहायक नदियाँ जो अपने साथ जो पानी लेके जब आती हैं तो उनके साथ बहुत सारे मिनरल्स भी आते हैं और वहाँ की नदियाँ बहुत ही उपजाऊ हो जाती हैं। द रिवर्स ब्रिंग विद द मिनरल्स, जैसे आपको मैंने बताया, वो अपने साथ मिनरल्स लेके आती हैं और मिट्टी को जो है वो एनरिच कर देती हैं। ठीक है, अनेबलिंग एबंडेंट एग्रीकल्चर, जहाँ पे आप बहुत अच्छा जो है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि कर सकते हैं। द रिवर्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और रिवर जो है वो एक बिजली बनाने का भी सोर्स है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जब हमने वो स्टार्टिंग में देखा था ना, जो कर्नाटका का जो हमें वाटरफॉल दिखाया था, तो उससे क्या है? बिजली भी बनती है। अ लार्ज प्रोपोर्शंस ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव इन दिस प्लेन्स, भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इन मैदानी इलाकों में रहता है। ठीक है, इन प्लेन्स जगहों पर भारत का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। The flat land of the northern plains has allowed for the development of elaborate transportation network। अब जो नॉर्थन प्लेन की जो फ्लैट लैंड है वहाँ पे किस चीज़ के लिए अलाउ किया गया है? वहाँ पे अनुमति दी गई है कि वहाँ की जो डेवलपमेंट मतलब वहाँ पे क्या किया जाए? विकास किया जाए। किस चीज़ का? कि वहाँ पे जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है उसका जो नेटवर्क है उसके लिए उन्होंने अलाउ किया है, ताकि जो प्लेन जगह है वहाँ पर बसेस चल सकें और भी जितने भी व्हीकल्स हैं वो चल सकें। रोड एंड द रेलवे नेटवर्क फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स आर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अगर हम रोड और रेलवे नेटवर्क देखें
तो इसमें क्या सुविधा मिलती है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वो जो उनके गुड्स हैं, जो उनके सामान हैं, उनको लॉन्ग डिस्टेंस पे जो है एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। तो ये कहाँ पर हुआ? जो नॉर्दर्न प्लेन्स था, यानी कि जहाँ पे फ्लैट लैंड थी। एज यू विल सी द टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट चैप्टर, हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो उसमें टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पता चलेगा कि गंगा और जो ब्रह्मपुत्र हैं और जो बाकी नदियाँ हैं उसमें कैसे ट्रैवल किया जाता था और कैसे जो है उसमें ट्रेड किया जाता था। ठीक है, यानी कि ट्रेड मतलब कैसे उसमें व्यापार किया जाता था, इसके बारे में हम तब पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, आप देख सकते हो। मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन गैंगेटिक प्लेन्स, यानी कि जो गंगा गैंगेटिक प्लेन्स हमने जो पढ़ा ना, वहाँ के जो प्लेन जगह है गंगा के पास, वहाँ पे क्या बनाया इन्होंने? इस टाइप से रेलवे ट्रैक बनाया और यहाँ पे पानी के अंदर जो है क्या चल रहे हैं? शिप्स चल रहे हैं। डोंट मिस आउट, मोस्ट रिवर्स आर नेम आफ्टर गॉडेस गंगा, यमुना, कावेरी। तो आपको ये याद देखना है कि जो ज़्यादातर जो नदियाँ हैं उनका नाम किस पे दिया गया है? जो देवियाँ हैं जैसे गंगा, यमुना और कावेरी एक्सेट्रा। द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र हाउएवर मीन्स द सन ऑफ ब्रह्मा। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का मतलब बताया गया है ब्रह्मा का बेटा। दिस रिवर गेट्स बिगर ड्यूरिंग समर इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप, कैन यू गेस वाई? अब जो ये नदियाँ हैं, रिवर जब गर्मी होती है तो पानी सूखने लगता है ना, लेकिन इन रिवर्स में क्या होता है, इन नदियों में क्या होता है, पानी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, सूखने के बजाय वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो समर में क्या होता है, जो हिमालय पे बर्फ़ होती है, जो स्नो होती है, वो मेल्ट होने लग जाती है। तो वो मेल्ट होकर कहाँ आती है? नदियों में ही आती है। और उसके साथ साथ जब समर का टाइम होता है तो उसके बाद हमारा रेनी सीज़न भी होता है, तो उसका भी पानी कहाँ जाएगा? नदियों में ही जाता है। तो इसलिए समर में जो है ये और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। लेट्स एक्सप्लोर, नोटिस द कंसनट्रेशन ऑफ लाइटिंग इन द प्लेन, व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ दिस कंसनट्रेशन। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिखा रखा है, एक सैटेलाइट से ऊपर ऊपर गैंजेटिक प्लेन्स की हम यहाँ पे एक पिक्चर ले रखी है। जो नॉर्थर्न प्लेन्स हमने देखा था ना, गैंजेटिक प्लेन्स जो गंगा के पास प्लेन एरिया था, तो वहाँ की पिक्चर यहाँ पे दिखा रखी है। और यहाँ पे देखो कितनी आपको लाइटिंग दिख रही है। तो ये पूछ रहे हैं जो ये लाइटिंग है जो इतनी हम देख रहे हैं ऊपर से, तो ये क्या है, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न यही हो सकता है, यही रीज़न है इसका कि यहाँ पर जो है बहुत सारे पीपल्स जो हैं वो रहते हैं, काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी घर हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ये लाइटिंग जो है यहाँ पे ऊपर से दिख रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, द नॉर्थर्न प्लेन्स ग्रे लंगूर सिट ऑन द वुडन बीन। यहाँ पे जो है वो नॉर्थर्न प्लेन्स पे जो है ग्रे कलर का लंगूर है, जो कि वहाँ के जो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे हमें एक टाइगर दिखा रखा है, मैजेस्टिक टाइगर, डेट वॉज एन वर्जस ऑफ एक्सटिंक्शन प्रोजेक्ट। टाइगर हैज़ सपोर्टेड द रिटर्न ऑफ द टाइगर ऑफ इट्स हैबिटेट। एक पिक्चर दिखाई गई ग्रे लंगूर की, जो कि कहाँ का है, यहाँ पे हमें दिखाया गया ये मध्य प्रदेश का है, जो कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हमें दिखाया गया। और ये जो लंगूर है वो नॉर्थर्न प्लेन का ग्रे लंगूर है। यहाँ पे एक टाइगर की फ़ोटो हमें दिखाई गई, पिक्चर दिखाई गई है, जो कि पहले क्या और थे, इनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही थी क्योंकि काफ़ी शिकार होता था, लेकिन इनको प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू जो है इनको इनकी जनसंख्या को बचाया गया। काफ़ी जो टाइगर्स हैं उनको बचाया गया। अब इनकी जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, फिर से बढ़ रही है। अब यहाँ पे जो हमें इंडियन घड़ियाल दिखाया गया है, इसकी भी जो जनसंख्या है धीरे धीरे जो है कम हो रही है, इसलिए प्रोहिबिटेड किया गया है कि इसको कोई भी हार्म नहीं करेगा, ना ही इसकी कोई हंटिंग करेगा, ना ही कोई इसका शिकार करेगा। और यहाँ पे पिकॉक और पिकहैन दिखाए गए हैं, जो कि हमारे नेशनल बर्ड हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और धार डेजर्ट, यानी कि हम धार डेजर्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम धार डेजर्ट भी कहते हैं। इफ़ वी मूव वेस्टवर्ड ऑन द मैप, अगर हम मैप में वेस्टवर्ड की तरफ मूव करें तो यू विल नोटिस द येलोइश एरिया, तो आपको उसमें येलोइश एरिया दिखेगा। दिस एरिया इज़ द धार डेजर्ट, तो ये हमारा धार डेजर्ट का एरिया है। व्हाट डू यू सी, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? अ वास्ट स्क्रैच ऑफ गोल्डन ड्यून्स, रग टेरेन एंड वाइड ओपन स्काई। अगर आप इसमें देखो तो आपको वाइड ओपन स्काई दिख रहा है, खुला आसमान दिख रहा है। और यहाँ पे जो है रग्ड टेरेन, यानी कि जो यहाँ के जो इलाके हैं वो बहुत ऊबड़ खाबड़ है, ये देख रहे हो ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन ये सब क्या है, ये जो गोल्डन देख रहे हो, ये गोल्डन ड्यून्स है। अब देखो ये जो गोल्डन ड्यून्स है, ये आप देख रहे हो ना, इसी से उठा एरिया, ये आप देख रहे हो यहाँ पर। आपको यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको देखो कैसी शेप नज़र आ रही है, ऐसे नज़र आ रही है ना। ऐसी शेप किस में होती है? पहाड़ों में होती है। लेकिन ये जो ड्यून्स हैं, क्योंकि ये सारा एरिया क्या है,
ये सारा एरिया जो है वो डेजर्ट एरिया है। और ये सारा किससे बना, ये किससे, डेजर्ट जो है यहाँ पे देख रहे हो, ये सब क्या है, ये सब यहाँ पर आपको रेत दिख रही है ना, येलोइश एरिया आपको दिख रहा है। तो इससे कैसे ये जो ऐसा एरिया है ये कैसे बन जाता है, तो इनकी जो शेप है सैंड ड्यून्स की, ये क्या है, जबकि हम माउंटेन में देखते हैं तो ये रॉक जो है एक शेप ले लेते हैं, ऐसे फिक्स हो जाते हैं क्योंकि वो चट्टान से बने हुए हैं। तो वाई डू यू थिंक सैंड ड्यून, ये जो सैंड है, ये जो सैंड ड्यून्स आप देख रहे हो, ये सारी सैंड ही सैंड है यहाँ पर। तो ये जो सैंड है इससे कैसे एक पहाड़ों जैसी शेप बन जाती है, इवन दो दे मेड ऑफ सैंड, जबकि ये सैंड से बने हुए हैं। तो कैसे इन मेन सैंड्स में पहाड़ों जैसी शेप बन जाती है, देखो जब यहाँ पर हवा चलती है ना तो एक ही डायरेक्शन में चलती है। जैसे कि मान लो हवा इधर से आ रही है, इधर से अगर हवा आ रही है तो इधर से तो सारी जो सैंड है वो एक जगह पर ही इकट्ठी हो जाती है और ऐसी सी शेप ले लेती है। तो जिस भी जगह से, जो जिस भी साइड से अगर हवा वहाँ पे चल रही है तो सारी रेत एक साइड हो जाएगी और वो एक माउंटेन जैसी शेप ले लेती है, जिसको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पर देखो हमें यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है जो जैसलमेर द गोल्डन सिटी लोकेटेड इन मिडल ऑफ द धार डेजर्ट। धार डेजर्ट के बिल्कुल बीच में जो है वो जैसलमेर गोल्डन सिटी है इन इंडिया। द जैसलमेर फोर्ट इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब जैसलमेर फोर्ट यानी कि जो जैसलमेर का जो किला है उसको भी यूनेस्को ने कहाँ रखा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उस लिस्ट में उसने इसको भी रखा है। इसको जैसलमेर के अंदर जो जैसलमेर फोर्ट है, जिसको कि यहाँ पे जैसलमेर की क्या है, गोल्डन सिटी लोकेट है किसके बीच में, धार डेजर्ट के बिल्कुल बीच में। ठीक है, तो ये भी हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ही आता है। आगे देखते हैं अब हम। सैंड ड्यून्स आर फॉर्म व्हेन द विंड शिफ्ट एंड शेप द सैंड इनटू हिल लाइक फॉर्मेशन। जैसे कि अभी मैंने को बताया सैंड ड्यून कैसे बनते हैं, जब हवाएं चलती हैं और सारी जो सैंड है एक साइड ही शिफ्ट हो जाती है और वो एक माउंटेन की हिल की शेप ले लेती है। कई बार जो इनकी हाइट होती है वो 150 मीटर तक होती है, 150 मीटर्स तक। आगे देखते हैं। द धार इज़ अ वास्ट अराइड रीजन। अराइड रीजन मतलब कि वहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा, धार क्या है, एक बहुत बड़ा, अराइड मतलब शुष्क, बहुत ही जो ड्राई होता है ना, शुष्क एरिया है वो, मतलब शुष्क जगह है वो। मोस्ट ऑफ इट्स लाइज विद इन इंडिया स्पैनिंग द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। अब जो ज़्यादातर जो इसकी जगह है वो भारत में है ना, ज़्यादातर जो इसका अधिकांश पार्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है, भारत में है। जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और साथ में हरियाणा, इन राज्यों में ये फैला हुआ है। द डेजर्ट एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर ड्यू टू द हार्श कंडीशन द deter human and animal movement including very high daytime temperature and cold nights as well as lack of access of water। अब जो यहाँ पर इतनी ज़्यादा, देखो वहाँ पे पानी की भी कमी है, उसके बाद अगर देखें तो दिन में इतना ज़्यादा जो गर्म टेम्परेचर होता है, रात को इतना ठंडा टेम्परेचर होता है, तो ये क्या है, वहाँ का हार्श कंडीशन है। तो जिसकी वजह से वहाँ पर एनिमल्स जो ह्यूमंस हैं उनमें ज़्यादा मूवमेंट वहाँ पर नहीं है। People living in Dhar have adapted their way of life of the place and what its offer food habits, clothing and lifestyle are suited of these harsh condition। अब जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं ना, तो उन्होंने वहाँ पे जो भी हार्श कंडीशन है उसको उन्होंने अडेप्ट कर लिया है। उसको मतलब कि हम कह सकते हैं कि वो उनको वहाँ पर रहना आ चुका है कि वहाँ पर कैसे रहा जाता है, कि वहाँ का जो खाना पीना है वो उनका बिल्कुल अलग है, उनके जो कपड़े हैं वो वहाँ के बिल्कुल अलग है, कैसे, तो सारा लाइफस्टाइल जो है उनका वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि दिन में क्या है, बहुत गर्मी है, रात को क्या है, बहुत ठंड है, पानी की वहाँ पे कमी है। तो जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उन्होंने वहाँ उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो वहाँ पर ढल चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पिक्चर दिखा रखी है, ये पिक्चर किस चीज़ की है, कैमल वेंडर है एट द पुष्कर मेला एट द एज ऑफ द धार डेजर्ट। यहाँ पर एक कैमल वेंडर यानी कि जो कैमल को जो चलाते हैं, और ये कहाँ पर लगता है मेला, यहाँ पे एक मेला लगता है पुष्कर मेला जो कि धार डेजर्ट के किनारे पर लगता है, द एज ऑफ द धार डेजर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बिजनेस भी किया जाता है इस मेले के अंदर। तो यहाँ पे आगे दे रखा है डोंट मिस आउट। यहाँ पे मैं पिक्चर दिखा रखी है, लेफ्ट में जो है वुमेंस हैं जो क्या कर रही हैं, अब जो अपने साथ जो है वुमन फैचिंग वाटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ फार अवे फ्रॉम होम, और राइट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन अ हैमलेट। अब जो इसमें लेफ्ट में क्या कर रही है, वुमेन्स जो है पानी लेके जा रही हैं। अब ये पानी जो है ऐसा नहीं है जैसे कि हमारे घरों में टैप लगा हुआ जी, हमने
टैप खोला और पानी आ गया, नहीं। इनको बहुत दूर से जाके जो है पानी को मटकों में भरकर अपने सिर के ऊपर भर के लेके जाना होता है। और वो कहाँ से लेके जाती हैं, इन्होंने इस टाइप से जो है हैमलेट्स बना रखे हैं जिसके अंदर बारिश का पानी जो है, जब भी बारिश आती है तो वो पानी स्टोर हो जाता है और इसी पानी को जो है बाद में वो यूज़ करते हैं। वाटर इज स्कैर्स इन द डेजर्ट। अब वहाँ पे पानी की जो है डेजर्ट में, स्कैर्स मतलब बहुत कम, बहुत ही वहाँ पर जो है डेजर्ट के अंदर पानी की कमी है, ये कह सकते हैं बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पे पानी जो है हमको, उन लोगों को वहाँ पर मिलता है। वुमेन ऑफन नीड टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस एवरी डे टू फैच वाटर इन देयर फैमिली। वहाँ की जो औरतें हैं बहुत दूर जाके जो है पानी को भर के जो है वो लेकर आती हैं। सो द ट्रेडिशनल मैथड ऑफ द क्लीनिंग यूटेंसिल इज टू द स्कोर दैम विद सैंड अनटिल दे आर क्लीन। अब वहाँ का जो ट्रेडिशनल मेथड है बर्तन को साफ़ करने का, वो किससे है, सैंड से, ठीक है। सैंड से जो है वो उन बर्तनों को साफ़ करते हैं। अ लिटिल वाटर कैन बी यूज्ड फॉर अ लाइट रिंस, और बहुत ही हल्का जो है उनको रिंस करते हैं, बहुत कम पानी यूज़ करते हैं उसको रिंस करने के लिए। द वाटर यूज्ड फॉर रिंसिंग इज़ री यूज्ड फॉर पर्पस लाइक वाटरिंग अ प्लांट। अब जो रिंस के लिए पानी यूज़ किया जाता है ना, तो उसको ऐसे फेंक नहीं देते, उसको दूसरी चीज़ों में रीयूज़ कर लेते, जैसे कि पौधों में पानी दे दिया, ठीक है, वाटरिंग द प्लांट्स में पानी दे दिया। सो द नेक्स्ट टाइम यू लीव द टैप रनिंग, इसलिए अगली बार जब हम अपने घर में पानी के टैप खोलें तो हम याद करें थार डेजर्ट को कि वहाँ पे पानी की कितनी कमी है। हम तो अपने घरों में बहुत सारा पानी यूज़ करते हैं ना, शॉवर में नहाते हैं, बर्तन धोते हैं तो खूब सारा पानी यूज़ करते हैं, लेकिन थार डेजर्ट में क्या कर रहे हैं वो लोग, बर्तनों को, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही चीज़ बता रखी है ना कि बर्तन कैसे धोते हैं, और तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो पानी को कम किस तरीके से यूज़ करते हैं, एक ही पानी को फिर से दोबारा उसको रीयूज़ करते हैं दूसरी चीज़ों में। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। राजस्थान इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स इग्निशियस वाटर कंजर्वेशन मेथड इंक्लूडिंग टांका और कुंड्स। These are special water collection system that store rain water often drinking purpose। अब जो राजस्थान बहुत फेमस है किस लिए, जो पानी को बचाने का जो मेथड है वहाँ पे जैसे कि जिसमें टांका और कुंड्स भी आते हैं, वहाँ के जो कुंड्स होते हैं, दीज आर स्पेशल वाटर कलेक्शन सिस्टम। ये एक स्पेशल वाटर कलेक्शन सिस्टम है जिसमें पानी, रेन वाटर का पानी जो स्टोर किया जाता है, ऑफन फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, बहुत बार इसको पीने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। आगे अब हम देखते हैं अरावली हिल्स के बारे में, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। लेट अस गो बैक ऑन द मैप। हम फिर से अगर मैप में जाएं तो ट्रैक्स योर पास स्लोली फ्रॉम द धार डेजर्ट टूवर्ड द ईस्ट। लेट्स एक्सप्लोर। लेट अस गो बैक ऑन द मैप। ट्रेस योर पास स्लोली फ्रॉम द धार डेजर्ट टूवर्ड द ईस्ट। डू यू सी द अरावली हिल्स। अगर हम मैप में जाके फिर से देखें तो हम देखेंगे जो हमारी अरावली हिल्स हैं वो धार डेजर्ट की ईस्ट की तरफ जो है वो पड़ती हैं। क्या आपने अरावली हिल्स देखी हैं? द अरावलीज आर अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अरावली जो है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट माउंटेन है। सम 2.5 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड जो है ये है। द रेंज हैज़ मैनी पीक्स एंड रिजेस, ऑल्दो इज द हाइएस्ट पीक माउंट टाबू टूवर्ड्स एट द 1700 मीटर। मोस्ट ऑफ इट्स हिल्स आर बिटवीन 300 एंड 900 मीटर्स हाई। अब जो यहाँ की रेंजेस हैं उसमें जो बहुत सारी पीक्स यानी कि चोटियाँ और बहुत सारी ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो बहुत ऊँची है ना, उनकी हाइट जो है, उनकी जो चोटियों की ऊंचाई है वो हाईएस्ट है। माउंट आबू का यहाँ पे बता रखा है जिसकी ऊंचाई यहाँ पे मैं 1700 मीटर बता रखी है, और बहुत सारे ऐसे हिल्स हैं जो 300 से लेकर 1900 मीटर तक हाई है। Isn't it fascinating that a driver of about 4.5 hours can take us from Mount Abu in the Aravalli to Jodhpur in the Thar Desert, a drive into completely different geography। अब यहाँ पे बताया कितनी मतलब फैक्सिनेटेड बात है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे अगर आपको माउंट आबू से जोधपुर जो कि धार डेजर्ट में है वहाँ तक अगर आपको पहुँचना है तो आपको कितने घंटे लगेंगे? सिर्फ 4.5 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट जियोग्राफी है। अगर हम अरावली की देखें और धार डेजर्ट जोधपुर की देखें तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक डिफरेंट जियोग्राफी से मतलब एक जियोग्राफी से अगर हम दूसरी जियोग्राफी में जा रहे हैं तो कितने घंटे में जा रहे हैं? सिर्फ 4.5 घंटे में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। जो लेफ्ट में हमारी पिक्चर्स है हमें दिखाई गई है पार्ट ऑफ द अरावलीज जस्ट बियॉन्ड दिस रेंज और द धार डेजर्ट बीइंग, ठीक है। और राइट में हमें दिखाई गई है यही वाली पिक्चर, इसी वाली पिक्चर को ऊपर सैटेलाइट से यहाँ पर दिखाया गया है,
ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर, लुक एट द पॉलिटिकल मैप इन द टेक्स्ट बुक एंड आइडेंटिफाई द स्टेट्स, द रेंज स्पेन। अब हमें अगर हम पॉलिटिकल मैप में देखें तो ये रेंजेस है वो कहाँ तक फैली हुई है। डिड यू सी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात, ये जो रेंजेस हैं अगर हम देखें उसके अंदर मैप, तो यहाँ पर देखो इसका जो है ये रेंजेस जो हैं ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और कुछ पार्ट जो है इसका वो दिल्ली में भी है। जैसे ये देख रहे हो, ये कुछ पार्ट इसका दिल्ली में भी, तो यहाँ तक जिसकी रेंजेस हैं वो फैली हुई हैं। Aravallis play a vital role in shaping the geography and the climate of northwest India. One of its most important functions is acting as the natural barrier preventing the Thar Desert from expanding further eastward. You will read more about this later. यानी कि इसके बारे में वैसे तो हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे उन्होंने हमें थोड़ा समझा रखा है कि जो अरावली हिल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है किसमें, जियोग्राफी को शेप देने में और क्लाइमेट में। जो हमारा क्लाइमेट होता है ना, इसमें भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो अरावली हिल्स प्ले करती हैं। एक तरह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि नेचुरल बैरियर का काम कर रही हैं अरावली हिल्स। ये कैसे नेचुरल बैरियर का काम कर रही हैं, क्योंकि ये जो धार डेजर्ट है जिसके बारे में ऊपर हमने पढ़ा, धार डेजर्ट ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाए, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए अगर अरावली हिल्स ना हो, क्योंकि उधर से आने वाली हवाएं सारी की सारी हमारी दूसरी साइड जाएंगी, जिससे कि क्या होगा, अरावली हिल्स नहीं होंगी तो उस जगह पे भी हमारा धार डेजर्ट बन जाएगा। तो ये उन हवाओं से आने वाली रेत जो है, सैंड जो उनको रोकती है। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो अरावली हिल्स जो है रिच इन मिनरल्स, बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं उनमें ये बहुत रिच है, जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, कॉपर, ये सब सपोर्ट करते हैं वहाँ की माइनिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को 4 centuries। In fact, evidence from in the ancient mines at Jawhar has shown that over the 8 centuries ago, Indians were the first in the world to the master of delicate process for extraction of zinc। अब यहाँ बताया गया है कि इंडिया यानी कि 8 century ago जो है तब से ही जो है इंडिया मास्टर है, उसके पास एक डेलिकेट प्रोसेस है जिंक को एक्सट्रैक्ट करने का। अब यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री फोर्ट देखें जो यहाँ पे हमारा आ जाता है चित्तौड़गढ़, कुमलागढ़ और रणथंभौर। अब यहाँ पे हमें कुमलागढ़ की भी एक पिक्चर दिखा रखी है। देखो यहाँ पे आप देखो, ये किला जो दिखा रखा है, ये जो फोर्ट दिखा रखा कितना बड़ा है यहाँ से अगर आप देखो, है ना, ये पिक्चर में तो इतना दिख रहा है लेकिन वैसे बहुत बड़ा, उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा होगी। तो एक तरह से शत्रुओं से, एनिमी से बचने का भी ये काम करते हैं किला। ठीक है, आगे अब हम पढ़ते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू। लेट्स रिमेंबर, a plateau is a landform that rise up from the surrounding land and has more or less flat surface. Some of its sides are often steep slope. अब जो प्लेट्यू होते हैं ना, वो देखो साइडों से तो बहुत ऊंचे होते हैं, यानी कि एक ज़मीन है, प्लेन ज़मीन है और बहुत ऊंचाई पे जाके एक प्लेट्यू होता है। लेकिन जब हम उस प्लेट्यू पे जाते हैं तो ऊपर जाके वो बिल्कुल फ्लैट होता है। ठीक है, जैसे अगर माउंटेन की बात करें तो ऊपर जाके फ्लैट नहीं होते ना, लेकिन ये प्लेट्यू ऊपर जाके फ्लैट हो जाते हैं और इनकी जो साइड्स होती हैं वो बहुत ही स्लोप, यानी कि बहुत ही उनमें ढलान होती है और उनमें बहुत ही स्लोप्स होते हैं, और स्टीप मतलब बहुत ही वो खड़ी होती हैं साइड से। अगर हम उसको देखें तो जैसे कि मान लो ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, ये नीचे प्लेन है। अब बहुत ऊंचाई पे जाकर इस टाइप से यहाँ पर ये प्लेट्यू बना हुआ है, यानी कि यहाँ से तो ऊपर से तो प्लेन है, अब सराउंडिंग से देखें तो ये बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है, ऊपर जाके ये प्लेन हो जाता है, इसका फ्लैट सरफेस होता है, लेकिन इसके साइड्स देखें तो ये बहुत स्टीप और स्लोप्स होती हैं। इंडिया हैज़ सर्वल प्लेट्यू, इंडिया में बहुत सारे प्लेट्यूज़ हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बताया गया है, ट्रायंगुलर पेनिनसुला एरिया इन द मिडल एंड द साउथ ऑफ द कंट्री, जो कि मिडल में पड़ता है साउथ ऑफ द कंट्री। इट इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड एंड लैंड फॉर्मेशन, इसकी जो लैंड फॉर्मेशन है बहुत ही पुरानी है। Since this region in a peninsula surrounding by water on 3 sides by Arabian Sea, Bay of Bengal and the Indian Ocean, it is called the Peninsula Plateau। अब इसके 3 साइड बताया गया है कि पानी है, कौन सा, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन, और इसको पेनिनसुला प्लेट्यू कहा जाता है। द प्लेट्यू इज़ द बोर्डेड बाय 2 माउंटेन रेंजेस। अब जो प्लेट्यू है 2 माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है, पहला है वेस्टर्न घाट और दूसरा है ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है बहुत ही टॉलर है एंड रन अलोंग वेस्टर्न कोस्ट लाइक अ वॉल, और ये कहाँ तक है, ये जो है रन कहाँ तक है, ये अलोंग विद वेस्टर्न कोस्ट जो है एक दीवार की तरह है, विद अ मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल, जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स हैं, फॉलिंग डाउन देयर स्टीव साइड्स, उसकी जो स्टीव साइड्स हैं वहाँ से वो बहते हैं ड्यूरिंग द मानसून सीज़न, जब मानसून सीज़न आता है तो उसकी जो स्टीव साइड्स होती हैं वहाँ से बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स जो हैं वो फ्लो करते हैं।
डोंट मिस आउट, द वेस्टर्न घाट हैव बीन डिक्लेयर्ड एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब जो वेस्टर्न घाट है उसको भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में जो है उसको रखा है। दे आर होम टू मैनी रिवर्स, ये जो है बहुत सारी नदियों का घर है। एंड हैव अ रिच बायोडाइवर्सिटी, और यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि अलग अलग तरह के जो है यहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु हैं। द नॉर्थन पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट का जो नॉर्थन पोर्शन है, आर ऑल्सो नॉन एज द सह्याद्री हिल्स, उसको सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। द ईस्टर्न घाट आर लोअर, अभी हमने वेस्टर्न घाट पढ़ा, अब हम ईस्टर्न घाट पढ़ रहे हैं। दो घाट हमने ऊपर पढ़े थे ना, तो ईस्टर्न घाट क्या है, लोअर है, नीचा है। एंड ब्रोकन इनटू स्मॉल हिल्स, और छोटी छोटी हिल्स में जो है वो टूटा हुआ है। अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, बिटवीन दीज माउंटेन रेंजेस लाइज द डेक्कन प्लेट्यू, अ वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट हाईलैंड। बिटवीन दीज माउंटेन रेंजेस, इन माउंटेन रेंजेस के बीच में क्या पड़ता है, डेक्कन प्लेट्यू पड़ता है, जिसका बहुत बड़ा एरिया है, और फ्लैट हाईलैंड है। रिवर्स लाइक, अगर यहाँ पे हम गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों को देखें तो फ्लो अक्रॉस द प्लेट्यू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये जो प्लेट्यू में जो है ये बहती हैं, लेकिन वेस्ट से ईस्ट की तरफ। दीज रिवर आर इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मिंग, ये जो रिवर्स हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, खेती बाड़ी के लिए, फार्मिंग किसानी करने के लिए, और प्रोवाइड वाटर टू मिलियन ऑफ पीपल्स, और पानी पीने के लिए देने के लिए ये जो नदियाँ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब हमें यहाँ पे लेट्स एक्सप्लोर में फिजिकल मैप में देखना है कि इंडिया गिवन एट द एंड, जो हमें बुक के एंड में ये हमें मैप दे रखा है, और नोटिस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो द रिवर। अब नदियाँ कहाँ कहाँ से बहती हैं वो हमें उसमें बताना है। अब यहाँ पर देखो मैप में, यहाँ पे आपको एक कृष्णा नदी दिख रही है ना, ये यहाँ से आपको ऐसे जाते हुए ये कृष्णा नदी दिख रही है जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है। यहाँ पे आपको गोदावरी दिख रही है, यहाँ पे आपको महानदी दिख रही है। ये तीनों नदियाँ कहाँ जा रही है, बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो ये तप्ती जो है और नर्मदा नदी जो है ये अरेबियन सी की तरफ जा रही है। वैसे हमें यहाँ पर ऊपर गंगा और यमुना ये सब नदियाँ भी ऊपर दिखाई गई हैं। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पे हम देखें तो हमें यहाँ पर एक डेंस फॉरेस्ट जो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में, उसकी हमें यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है। आगे हम पढ़ते हैं इस प्लेट्यू के बारे में। दिस प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स, ये भी प्लेट्यू जो है बहुत ही खनिज पदार्थों में बहुत रिच है। यहाँ पे फॉरेस्ट है, फर्टाइल लैंड है, मेकिंग इन विटल फॉर द इंडियन कंट्री इकोनॉमिक। It tilts a little to the east, so a few of the rivers in the region flow towards the Bay of Bengal। यानी कि जो खनिज पदार्थ प्लेट्यू में है, जैसे कि फॉरेस्ट है, फर्टाइल लैंड है, तो ये इंडिया में क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं इंडिया की इकोनॉमिक के अंदर। क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें, जो खनिज पदार्थ यहाँ से जाते हैं, उनका बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जाता है, और ये इंडिया की इकोनॉमिक में बहुत ही मदद करता है, उसको बढ़ावा देने में, इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में। ये सब चीज़ें जो हैं, मिनरल्स जो हैं, उस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब जैसे कि अभी हमने मैप में देखा था कि कुछ नदियाँ जो हैं, ज़्यादा नदियाँ हमने क्या देखा था, बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है, बे ऑफ बंगाल की तरफ बह रही हैं। क्यों बह रही है, क्योंकि यहाँ का जो हिस्सा है वो हल्का सा झुका हुआ है, टिल्ट है, अ लिटिल टू ईस्ट की तरफ हल्का सा झुका हुआ है, जिसकी वजह से कुछ नदियाँ जो हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है वो फ्लो करती हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी हैं, गोदावरी, कृष्णा और महानदी, जैसे कि हमने उसमें मैप में देखा था। ऑरिजिनेट हेयर, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग इंडस्ट्री, और ये जो नदियां हैं किसके लिए पानी देती हैं, फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए। देयर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, हमने वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी देखी थी, नर्मदा और तापी। टू मच विच ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, यानी कि अरेबियन सी की तरफ बहती हैं, जैसे कि हमने उसमें देखा था मैप में। तो दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, नर्मदा और तापी, ठीक है, जो अरेबियन सी की तरफ बहती हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो। डेंस फॉरेस्ट ऑन द प्लेट्यू आर होम टू ट्राइबल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग द सेंथल, गोंद, बेग, भिल एंड कोरकू। दीज ट्राइब्स हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, ट्रेडिशन एंड वेज ऑफ लाइफ क्लोजली कनेक्टेड टू नेचर। अब प्लेट्यू पे जो डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पे काफ़ी ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ जो हैं वो रहती हैं, आदिवासी कम्युनिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे रहती हैं, जिसके अंदर कुछ कम्युनिटीज़ का यहाँ पे नाम दे रखा है, संथल, गोंद, बेग, भिल एंड कोरकुर। और ये जो ट्राइब्स हैं इनकी अलग अलग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, मतलब अलग अलग जो है लैंग्वेज होती है, इनके अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं। एंड वे ऑफ लाइफ क्लोजली कनेक्ट टू नेचर, इनका जो रहन सहन होता है वो नेचर से काफ़ी कनेक्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ तो होती नहीं है, तो ये लोग ज़्यादा जो है नेचर से कनेक्ट रहते हैं। लेट्स एक्सप्लोर।
ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर लार्जली स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ द झारखंड। अब ये जो आदिवासी कम्युनिटीज़ जो होती हैं ये कहाँ तक फैली हुई है? लार्जली स्प्रेड ओवर द स्टेट, जैसे झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड गुजरात। Examine the physical and political map at end of this book to locate the state of the connect them to their locating on the physical map। अब ये जो जगह है आप उस मैप में जाके देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल का है, उड़ीसा का है, यहाँ पर जो है वो ये जो आदिवासी कम्युनिटी है, आदिवासी समुदाय है, वो यहाँ तक जो है वो फैला हुआ है, स्प्रेड है। प्लेट्यूज़ आर होम टू मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल इन इंडिया। अब प्लेट्यू जो है वो घर है किसका? बहुत सारे सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स का घर है और रिवर्स का भी घर है ये। फ्लो ओवर देयर अनइवन एंड रॉकी सरफेस, जबकि यहाँ का जो सरफेस आप देखोगे ना वो अनइवन होता है। देखो कहीं से ऊंचा, फिर कहीं से यहाँ पे नीचा, फिर ये ऊंचा, फिर ये नीचा, इस टाइप से ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर जो है दीज वाटरफॉल नॉट ओनली अट्रैक्ट फॉर टूरिस्ट बट ऑल्सो हेल्प इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन एंड प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरीगेशन। अब यहाँ पे ये अगर हम देखें जो इतना सुंदर वाटरफॉल होता है, ये ऊंचा नीचा होने की वजह से हमें ये वाटरफॉल लगता है। देखो यहाँ से ऊंचा है तो पानी जब यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से नीचा होने की वजह से यहाँ पे पानी गिर रहा है, तो ये पानी का एक झरना बन जाता है। तो ये सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, इस झरने को, इस वाटरफॉल को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर हमें पावर हाउस वाटरफॉल की पिक्चर दे रखी है जो कि केरला में है। उसके बाद यहाँ पे हमें वेस्टर्न घाट का जो लॉइन है उसकी पिक्चर दे रखी है, वेस्टर्न घाट में जो किंग कोबरा है उसकी पिक्चर दे रखी है। और यहाँ पे वेस्टर्न घाट पे जो एक इंसेक्ट है जो कि इंसेक्टिवोरियस प्लांट, जो कि प्लांट्स इंसेक्टिवोरियस है, उसकी भी हमें यहाँ पे पिक्चर दे रखी है। क्या ये जो इंसेक्टिवोरियस प्लांट है ये क्या करता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको पकड़ लेता है, उनको ट्रैप कर लेता है ना, उसको ट्रैप इन स्टिक्स ट्रैप्स एंड द डाइजेस्ट दैम, और उसको खा लेता है। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा इंसेक्टिवोरियस प्लांट के बारे में जो कीड़े मकोड़ों को खाता है। और यहाँ पर जो है कोल माइनिंग दे रखी है इन द प्लेट्यू एंड इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है कोल, कोल मतलब कोयला, उसकी यहाँ पे आपको पूरी खदान दिखा रखी है, माइन दिखा रखी है, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। कोल क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है और जो कि यूज़ किया जाता है बिजली बनाने के लिए, लेकिन जब इसको हम बर्न करते हैं, जब इसको जलाते हैं, इसको यूज़ करते हैं तो उससे बहुत ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देख लिया। तो यहाँ पे हमें मुंबई ऑन द वेस्ट कोस्ट दिखाया गया है। इसके अंदर इंडियाज़ फाइनेंशियल सेंटर जो है मुंबई को बोला जाता है। ये इंडियन अमेजिंग कोस्ट लाइन, यानी कि हम इसमें कोस्ट लाइन के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया की कोस्ट लाइन है। इंडियंस कोस्ट लाइन इज़ डॉटेड विद ब्यूटीफुल बीचेस, रॉकी क्लिफ एंड लश ग्रीन फॉरेस्ट। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो डॉटेड है, बहुत सुंदर बीचेस हैं वहाँ पे, रॉकी क्लिफ्स हैं और लश ग्रीन फॉरेस्ट हैं, बहुत भरे हुए जंगल हैं। सम बीचेस हैव गोल्डन सैंड वाइल अदर हैव ब्लैक। अब कुछ बीचेस पे गोल्डन सैंड है, कुछ पे क्या है, ब्लैक सैंड है। सम आइलैंड हैव कोरल रीफ वाइल द अदर कवर विद थिक जंगल्स। इंडिया कोस्ट आर फुल ऑफ सरप्राइज। द इंडियन कोस्ट लाइन ओवर 7500 किलोमीटर लॉन्ग। अब इंडिया की कोस्ट जो लाइन थी हमने उसमें वेस्टर्न कोस्ट लाइन और ईस्टर्न दोनों देखी थी, दोनों को मिला के जो है 7500 किलोमीटर है। अब यहाँ पर हमें फिर से फिजिकल मैप में देखना है कि इंडिया जो आपका एटलस है या वॉल मैप है, उन जगहों के नाम हमने देखने हैं जहाँ पे नदियाँ बहती हैं, दैट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। फाइंड आउट इंडियन कोस्टल स्टेट। अब इंडियन कोस्टल स्टेट्स जो कहाँ पड़ती हैं वो हम बताएंगे। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। अब नेक्स्ट इसमें है, डू यू नो व्हाट इज़ द कॉल्ड व्हेन दीज रिवर स्प्लिट इनटू द मल्टीपल स्ट्रीम्स नियर द कोस्ट। डिस्कस विद योर टीचर इन क्लास टू फाइंड आउट। जहाँ पर आके नदियाँ स्प्लिट हो जाती हैं ना, और वो उस जगह को उन्होंने पूछा है कि डू यू नो व्हाट इज़ द कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं। तो जहाँ पे आके नदियाँ जो स्प्लिट हो जाती हैं उन जगह को आके, जब वो नदियाँ जो हैं वो समुद्रों में मिल जाती हैं तो उन जगह को जो है वो क्या बोला जाता है, डेल्टा बोला जाता है। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं फिजिकल मैप में हमें क्या देखना है, उन स्टेट्स, उन जगहों के नाम देखने हैं जहाँ पे रिवर्स जो हैं वो बहती हैं, और साथ में हमें फाइंड आउट द कोस्टल स्टेट्स देखने हैं जो कि कहाँ पर हैं। इनकी कोस्टल लाइन अगर हम देखें तो वहाँ पे कौन से स्टेट पड़ते हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में कौन से स्टेट पड़ते हैं। तो पहले तो अब ये देखो, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट लाइन है ये, ठीक है, और ये हमारी ईस्टर्न है। वेस्टर्न वाली जो थोड़ी हमारी नैरो है, जबकि ईस्टर्न वाली अगर आप देखो तो थोड़ी ये हमारी क्या है, थिक है। ठीक है, ये हमारी थिक है। तो यहाँ पर हम देखें नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं, नर्मदा है, तप्ती है,
गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ जो हैं इन कोस्ट लाइन्स पे बहती हैं। तो कुछ वेस्टर्न में है, कुछ ईस्टर्न में है। अब जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है यहाँ पे कौन से स्टेट्स पड़ते हैं और ईस्टर्न कोस्ट लाइन की साइड पे कौन से स्टेट्स हैं उसको हम देखते हैं। तो अगर हम वेस्टर्न पे देखें तो हमारा यहाँ पे आता है केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात। अगर हम यहाँ पर ईस्टर्न में देखें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और यहाँ पे वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसके स्टेट। अब दोनों में क्या उन्होंने पूछा था कि दोनों जो हमारी कोस्ट लाइन है उसमें क्या आपको डिफरेंस नज़र आता है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जो इसकी जो लाइन है, आप जो देख रहे हो ये लाइन, और ये वाली जो है हमारी थोड़ी सी ब्रॉड है, थोड़ी सी चौड़ी है। इधर वाली क्या है हमारी, इधर वाली हमारी नैरो है, ये हमारी नैरो है, और इधर वाली हमारी जो है वो थिक है। अब ये कहाँ पड़ती है, ये हमारी वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में पड़ता है। और ईस्टर्न वाली अगर हम देखें तो ये हमारा जो है बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में ये पड़ता है। तो यही इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है, और ये हमारा ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है, और ये हमारा जो है वो नैरो है, और ये हमारी जो है ये थिक है। पहले हम वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला पासिंग थ्रू महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। अब जो भारत का जो कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है, वो कहाँ तक है, वो गुजरात से केरला तक है, जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका से होकर गुजरता है। यहाँ की जो ज़्यादातर नदियाँ हैं, मोस्ट ऑफ रिवर्स हेयर ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट, फ्लो स्विफ्टली एंड फ्रॉम एस्चुराइज। अब पहले हम एस्चुराइज का मतलब समझ लेते हैं। एस्चुराइज क्या होता है? एस्चुराइज वो जगह होती है जहाँ पे नदियों का मीठा पानी और जो उनका जो खारा पानी होता है ना, जहाँ पर वो आके मिलता है, उस जगह को जहाँ पे मीठा और खारा पानी जहाँ पे आके मिलता है, तो वो जो जगह है उस जगह को एस्चुराइज कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ की जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो जो इसका वेस्ट घाट है, ज़्यादातर नदियाँ वेस्ट घाट से ही निकलती है। तो बहुत तेज़ी से जो है ना उनका जो बहाव होता है बहुत तेज़ होता है, और वहाँ पर आकर वो क्या बनाती हैं, वहाँ पर आकर वो एस्चुराइज जो है बनाती हैं। द कोस्टल लाइन इज शेड बाय एलुवियल डिपॉजिट फ्रॉम द शॉर्ट रिवर्स एंड फीचर्स कॉफ क्रीक एंड एस्चुराइज विद द नर्मदा एंड तपती एस्चुराइज बीइंग द लार्जेस्ट। यहाँ पे बताया गया है कि जो नर्मदा और जो तपती का जो एस्चुराइज है वो जो है सबसे बड़ा है। उसके बाद यहाँ पर हम आगे देखें, द वेस्ट कोस्ट हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ सिटी। वेस्ट कोस्ट में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जहाँ पे आके शिप्स खड़ी होती हैं, जहाँ पे गुड्स जो हैं, जो सामान होता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है। दीज हैव बिन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर मिलेनिया। तो ये जो एक्टिविटी है हमारे जो देश की इकनॉमी है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। कौन सी एक्टिविटी? जहाँ पे जो पोर्ट्स हैं वो जगह बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ पे शिप्स के थ्रू जो है बहुत सारा सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है जाता है, जो कि हमारी इकनॉमी में बहुत हेल्प करता है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें ईस्ट कोस्ट के बारे में। द ईस्ट कोस्ट लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। हमने जैसे देखा था ना, ईस्ट कोस्ट कहाँ पड़ता है, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, उसके बीच में। और ये कहाँ तक फैला हुआ? गंगा डेल्टा से लेके कन्याकुमारी तक। इट हैज़ अ वाइड प्लेन। अब ये बहुत चौड़ा है, मैंने आपको दिखाया था ना, इस वाला वाइड है, बहुत चौड़ा है। एंड मेजर रिवर, अब यहाँ के जो मेजर रिवर है वो डेल्टा इंक्लूडिंग महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी है। इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइक जिला। अब इसका जो इम्पॉर्टेंट वाटर जो है, जो इसका इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ जो है, इसका इम्पॉर्टेंट किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ईस्ट कोस्ट की। जो ईस्ट कोस्ट का जो इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडी जो है वो लाइक चिलिका लेक है एंड पुलिकट लेक है। ठीक है, अब यहाँ पे दो लेक के बारे में बताया गया, एक चिलिका, एक पुलिकट लेक, जो कि इसकी इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडी है। आपको यहाँ पे याद रखना है आर फाउंड है, जो कि यहाँ पर आकर बनती हैं। ठीक है, डेल्टास आर लैंडफॉर्म फॉर्म एट द माउथ ऑफ अ रिवर व्हेन इट्स डिपॉजिट सेंडिमेंट्स इनटू द लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सच एज एन ओशियन, लेक और अनदर रिवर्स। अब यहाँ पर डेल्टा बताया गया कि कैसे बनता है, जो ये इसका जो लैंडफॉर्म है कैसे फॉर्म्ड होता है। जब नदियों में से, माउथ ऑफ रिवर, जब नदियाँ जो है बहती हैं, है ना, अपने जो पानी जो है नदियों में से जब बहता है तो वो कैसे बहता है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर एक नदी है,
ये नदी है। अब जो नदियों में से पानी बहेगा वो ऐसे ऐसे आगे आगे जो बहता रहेगा, जो अपने साथ सेंडिमेंट्स लेके आती हैं, सेंडिमेंटेशन जो है उनके साथ वो अपने साथ लेके आती हैं। तो आगे जाके नदियाँ ना ऐसे कई हिस्सों में बट जाती हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कई हिस्सों में जो आगे आगे नदियाँ बढ़ जाती हैं, और धीरे धीरे इनका जो फ्लो है ना वो कम होने लग जाता है। तो जब इनका फ्लो कम हो जाता है तो जो अपने साथ ये सेंडिमेंट्स लेकर आती हैं, तो बहुत सारी वहाँ पे जो लार्ज बॉडीज़ ऑफ वाटर है, जैसे कि ओशियन है, लेक है या अनदर रिवर है, तो वो जो सेंडिमेंटेशन अपने साथ लेकर आती है वो उस ओशियन के, लेक के या रिवर के जो किनारे होते हैं वहाँ पर ही उनको छोड़ देती है, जिससे कि क्या बन जाता है, वहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप या फैन शेप का एरिया बन जाता है। क्योंकि देख ओवर टाइम दिस सेंडिमेंट्स बिल्ट अप, वहाँ पे सेंडिमेंट्स बिल्ट हो जाते हैं और वहाँ पे एक ट्रायंगुलर या फैन शेप का एरिया बन जाता है। जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी रिवर्स हैं, ये क्या करती हैं, ये डेल्टा क्रिएट करती हैं, फर्टाइल डेल्टा क्रिएट करती हैं, जिससे कि जो वहाँ की जगह है फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने कोस्ट लाइन पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडियन islands. The Indian island refer to the group of islands created across the Indian Ocean, the Arabian Sea and the Bay of Bengal, which form the part of Indian territory. India has a two major island. अब इंडियन आइलैंड क्या है? इंडियन आइलैंड जो है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, और ये ग्रुप ऑफ आइलैंड कहाँ पे हैं? हमारे इंडियन ओशियन में जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है उसके वहाँ पर जो हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसको हम इंडियन आइलैंड्स कहते हैं। ये हमारा जो है इंडियन टेरिटरी का भी एक पार्ट है, और ये हमारे दो मेजर आइलैंड्स हैं जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। एक है हमारा लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है, दूसरा है हमारा अंडमान निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल। दूसरा कहाँ है? अंडमान निकोबार जो है बे ऑफ बंगाल में है। दीज आइलैंड्स हैव यूनिक वाइल्ड लाइफ, यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है बहुत अलग है, बहुत सुंदर सुंदर बीचेस हैं, कोरल रीफ हैं। अभी हम इस कोरल रीफ्स की पिक्चर्स देखेंगे, और वहाँ पर जो है वॉल्केनोज हैं। Several ancient tribes made this island their home tens of the thousand of year ago. थाउजेंड ऑफ ईयर अगो पहले जो है यहाँ पे ट्राइब्स जो हैं आदिवासी यहाँ पर रहते थे। तो अब सबसे पहले हम लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ेंगे। लक्षद्वीप इज एन आर्किपेलागो। आर्किपेलागो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो लक्षद्वीप क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं लोकेटेड इन द अरेबियन सी, जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है। ये किसके पास पड़ता है? क्लोज टू मलबार कोस्ट ऑफ केरला के जो है पास में पड़ता है। इट इज़ मेड ऑफ 36 आइलैंड मेड ऑफ कोरल। अब इसमें 36 आइलैंड्स हैं जो कोरल से बने हुए हैं। नॉट और आइलैंड्स आर इनहेबिटेड बाय पीपल। अब सब जगह पे सभी आइलैंड में लोग नहीं रहते हैं, कुछ ही आइलैंड्स हैं जहाँ पे रहते हैं। इंडिया कंट्रोल अ वास्ट मैरीन एरिया। अब इंडिया जो है क्या करता है, यहाँ से जो मैरीन एरिया है, वास्ट बहुत बड़ा जो मैरीन एरिया है, जो पानी का इलाका है, उसको कंट्रोल करता है। allowing for fishing, resource exploration and environmental protection। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं? फिशिंग के लिए अलाउ है, और ये रिसोर्स है किसका? एक्सप्लोरेशन का, एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी यहाँ से होती है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देखें। ये जो है ये ऐसा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, आर्किपेलागो पर क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये ऐसा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, दिस आर्किपेलागो कंप्राइसेस मोर देन 500 लार्ज एंड स्मॉल वॉल्केनिक आइलैंड। अब यहाँ पे बताया गया डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, द अंडमान एंड निको आइलैंड। यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ पे 500 से भी ज़्यादा 500 लार्ज एंड स्मॉल क्या है? वॉल्केनिक आइलैंड है यहाँ पर, ठीक है, जो कि डिवाइडेड है इनटू टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में, दो छोटे छोटे ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड है। द अंडमान निकोबार आइलैंड, पहला कौन सा है? द अंडमान निकोबार आइलैंड। देयर लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो कोरल रीफ जो ऊपर हमने पढ़ा था उसकी पिक्चर यहाँ पे दे रखी है, जो कि लक्षद्वीप आइलैंड में है, और ये जो कोरल रीफ है ये अंडमान आइलैंड में है, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक दिखा रखा है स्मॉल पोर्ट। ये जो स्मॉल पोर्ट है, पोर्ट क्या होता है? जहाँ पे शिप्स को जहाँ पे आके शिप्स रुकती हैं और वहाँ पर उनको बांधा जाता है। जैसे कि अगर हम पार्किंग देखें ना, कार्स के लिए पार्किंग होती है, पार्किंग प्लेस होता है, ऐसे शिप्स के लिए पोर्ट होता है जहाँ पे शिप्स जो आके वहाँ पर आप कह सकते हो पार्क किया जाता है, वहाँ पे उनको रखा जाता है शिप्स को, फिर वहाँ से जो लोग हैं उसके ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। जहाँ वहीं से जो है सामान जो गुड्स होते हैं वहाँ पे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाता है। तो ये फ्लोटिंग डॉक है, यानी कि जो यहाँ का पोर्ट जो है जहाँ पे ये फ्लोटिंग वाला पोर्ट है, ठीक है। वैसे क्या होता है, जो
ओशियंस होते हैं ना, उसके किनारे पे होता है या समुद्र के किनारे पे होता है। तो ये कौन सा, ये फ्लोटिंग है पोर्ट, ठीक है, ऑफ द इंडियन नेवी नियर अंडमान आइलैंड। उसके बाद हम पढ़ते हैं दे आर लाइक द आउटपोस्ट ऑफ इंडिया। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दे आर लाइक द आउटपोस्ट ऑफ इंडिया कीपिंग एन आई ऑन द ओशियन। तो ये क्या है, ये इंडिया का क्या है, आउटपोस्ट है। आउटपोस्ट क्या होता है, जैसे चौकियाँ होती है ना, तो ये भारत जैसे चौकी होती है जहाँ से निगरानी रख सकते हैं। तो ये जो इंडिया की है ना, ये आउटपोस्ट है जो समुद्र पर नज़र रखते हैं। यहाँ से कीपिंग आई ऑन द ओशन, यहाँ से वो समुद्र पर नज़र रखते हैं। इट इज़ होम टू अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। और ये फ्लोरा और फोना के जो वैरायटी है, फ्लोरा मतलब जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, फोना जितने भी जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, उनका ये क्या है, घर है। इट इज़ अ होम ऑफ वैरायटी, बहुत तरह के यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना होते हैं। द अंडमान आइलैंड आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मैनी ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स वर जेल्ड देयर अंडर द मोस्ट सर्वल कंडीशन इन अ प्रिजन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड सेलुलर जेल। अब ये जो है फ्लोरा और फोना का तो घर है, लेकिन द अंडमान निकोबार जो है आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। अब ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, मतलब कि अंडमान निकोबार में एक जेल भी है जहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन में वहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको रखा जाता था और बहुत अत्याचार उन पे किए जाते थे। तो वहाँ पर एक सेलुलर जेल है। इट हैज़ बीन प्रिजर्व टू रिमाइंड अस टू ट्रिमेंडियस सेक्रीफाइस दैट आवर forefathers made so we could be free. We will discuss this some more in the higher classes. अब हमारे जो हम कह सकते हैं जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिनको यहाँ पे फोर फादर्स कहा गया है, हमें ये चीज़ क्या है, उनके जो महान बलिदान है ना, हमें उनको याद रखना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से ये सब जो है हमारे को आज़ादी दिलाने के लिए ये सब जो है उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिए। तो ये सेलुलर जेल जो है इसलिए वहाँ पर अभी भी रखी गई है ताकि लोग जाके वहाँ पर इसको देख सकें। तो उनके जो इतने महान सेक्रीफाइस थे जिनको लोग समझ सके, तो इसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है डोंट मिस आउट में बैरन आइलैंड के बारे में बात हो रही है, जिसकी पिक्चर हमें यहाँ पर दिखाई हुई है। ये है बैरन आइलैंड। तो ये बैरन आइलैंड क्या है, ये अंडमान निकोबार में है। आइलैंड इज़ ओनली द एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। अब इंडिया में सिर्फ एक यही वॉल्केनो है जो एक्टिव है, ठीक है, सिर्फ यही वॉल्केनो है जो भी यहाँ पर एक्टिव है। इट इज़ समटाइम्स इरप्ट्स सेंडिंग स्मोक एंड लावा इनटू स्काई। अभी भी जो है क्या है, इसमें कई बार क्या होता है, इसमें से स्मोक निकलता है, लावा निकलता है जो कि इनटू द स्काई तक जाता है, ऊपर जो इसका स्मोक है ऊपर जाता है। अब हम पढ़ेंगे द डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबंस, यानी कि डेल्टा वेस्ट बंगाल में जो डेल्टा है और साथ में सुंदरबंस के बारे में पढ़ेंगे। एज वी ट्रेवल बैक फ्रॉम द आइलैंड टूवर्ड द ईस्टर्न साइड ऑफ द हिमालय। अगर हम वापस आएँ, आइलैंड से ट्रैवल करें वापस बैक की तरफ अगर हम आएँ और वहाँ से हम ईस्टर्न साइड यानी कि हिमालय से होते हुए अगर हम ईस्टर्न साइड में आएँ, किससे, वाया बे ऑफ बंगाल, वी कम टू द सुंदरबंस। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम सुंदरबंस में पहुँच जाएंगे। दिस इज़ लोकेटेड इन द डेल्टा। ये कहाँ पर लोकेटेड है, दिस इज़ लोकेटेड इन द डेल्टा ऑफ द गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ये जो है गंगा, डेल्टा ऑफ द गंगा, ब्रह्मपुत्र और ट्रिब्यूटरीज में लोकेटेड है। दिस डेल्टा हैज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन। इस डेल्टा का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है रिवर, सी और लैंड में, यानी कि नदी, समुद्र और जो लैंड के अंदर है, इनका यूनिक कॉम्बिनेशन है। अबाउट हाफ ऑफ इट्स लोकेटेड इन इंडिया। ये आधा तो इंडिया में लोकेटेड है और जो बाकी का हिस्सा है वो बांग्लादेश में है। दिस इज़ ऑल्सो द यूनेस्को हेरिटेज साइट। ये क्या है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, इसको भी हेरिटेज साइट में रखा गया है। द सुंदरबन आर होम टू मैनी स्पीशीज़। अब सुंदरबन में बहुत सारे स्पीशीज़ रहते हैं और जिसके अंदर एक रॉयल बंगाल टाइगर भी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमें कुछ पिक्चर्स दिखा रखी हैं। ऊपर जो राइट में है टॉप पे वो सेवन सिस्टर वाटरफॉल है। ये जो सेवन सिस्टर वाटरफॉल है इसकी पिक्चर है। और यहाँ पर हम नीचे देखें तो यहाँ पे मेघालय में एक फेस्टिवल है जो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी फ़ोटो है। और यहाँ पर ये जो फ़ोटो है ये चेरापूंजी मेघालय एक विलेज की जो है वो विलेज के पास की फ़ोटो है, ठीक है, जहाँ पे आपको लिविंग रूट ब्रिज दिखा रखा है। ये रूट का बना हुआ है, सारे जो है ना ये रूट से ब्रिज बना हुआ है। अब हम पढ़ेंगे द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। स्टे ऑन द मैप एज वी मूव टूवर्ड्स द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, आवर फाइनल डेस्टिनेशन फॉर नाउ। कैन यू सी गारो, खासी एंड जंतिया मार्क्ड ऑन द मैप।
These hills, part of the Meghalaya plateau, are known of their lush greenery, heavy rainfall, and the breathtaking waterfall. This region experiences one of the highest rainfall in the world, making it rich in forest, unique wildlife and fertile land. अब यहाँ पे हमें क्या कहा है कि स्टे ऑन मैप में बने रहें। अब हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हम नॉर्थ ईस्ट की जो हिल्स हैं उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमारी क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन है। अब यहाँ पे क्या कहा है कि आप मैप के अंदर जो है गारो, खासी और जांतिया को मार्क कर सकते हैं। अब ये जो पहाड़ियाँ हैं, दीज हिल्स, ये जो हिल्स हैं किसका पार्ट है, मेघालय का पार्ट है, पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू का ये पार्ट है। और ये जो है अपनी लश ग्रीनरी, मतलब कि बहुत हरियाली के लिए, बहुत ज़्यादा बारिश के लिए और बहुत ही सुंदर झरनों के लिए ये जानी जाती है, ये हिल्स। दिस रीजन एक्सपीरियंस वन ऑफ द हाइएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। अब ये जो जगह है, ये जो है यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है बारिश होने वाली जगहों में से एक है, जो कि जो इसके जो जंगल हैं, मेकिंग ए रिच फॉरेस्ट, यूनिक वाइल्ड लाइफ, और इन्हीं की वजह से जो है यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो रिच है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है और बहुत ही अच्छी उपजाऊ जो है वहाँ की फर्टाइल लैंड है। ठीक है, ये सब किस लिए है, क्योंकि वहाँ पे लश ग्रीनरी है, हैवी रेनफॉल है और बहुत सुंदर वाटरफॉल है, तो जिसकी वजह से वहाँ की जो लैंड है, वहाँ का जो फॉरेस्ट है, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ही रिच है, बहुत ही अच्छी है। हम देखेंगे डोंट मिस आउट। मावलीलोंग विलेज सिचुएटेड इन द ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय। मावलीलोंग जो विलेज है मेघालय की ईस्ट खासी हिल्स पे जो सिचुएटेड है, इज़ रिनॉन्ड एज द क्लीनियस्ट विलेज इन एशिया। रिनॉन्ड मतलब ये बहुत प्रसिद्ध है एशिया के अंदर अपनी साफ़ सफाई की वजह से। दिस पिक्चरेक्स विलेज इज़ फेमस फॉर इट्स वेल मेंटेन्ड क्लीनिंगनेस, बैम्बो डस्टबिन एंड द इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिसेस। अब ये बहुत ही अनोखा विलेज है और ये बड़ा फेमस है किसकी वजह से, अपने वेल मेंटेन साफ़ सफाई की वजह से, बैम्बो डस्टबिन की वजह से, और इको फ्रेंडली जो इनका रहन सहन है वो कैसा है, इको फ्रेंडली है। द विलेज इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स लिविंग रूट ब्रिज विच आर क्रिएटेड बाय द वीविंग ट्री रूट्स ओवर द क्रॉस ऑफ मैनी ईयर्स। अब काफ़ी सालों में इन्होंने क्या करा, इसको जड़ों को यानी कि रूट्स को बुनकर उन्होंने यहाँ पे एक क्या बनाया, ब्रिज बनाया। ठीक है, तो लिविंग रूट्स ब्रिज शो, यहाँ पे मैं पिक्चर में दिखा रखा ना, लिविंग रूट ब्रिजेस शोकेस द क्राफ्टमैनशिप ऑन द ट्राइब्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपको चैप्टर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।